वंस अगेन आपका हमारे साथ आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जिस तरह से इस सेशन के लिए उत्साहित रहते हैं और एकदम से ज्वाइन कर लेते हैं, उसके हम बहुत सराहनीय हैं। तो हमारे जो गेस्ट लेक्चरर हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज जो फर्स्ट पार्ट में वो अपने गेस्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम जो पहले जो फर्स्ट पार्ट था उसको हम उसके बाद करेंगे। तो ओके मैम, वंदना मैम, आप इस समय सभी को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके आप अपना जो लेक्चर है उसको कंटिन्यू करें प्लीज। ओके सनम जी, धन्यवाद। हाँ, सभी को नमस्कार। आज हम अपना, अगर हम लास्ट पहली बात करें तो पीसीओडी, पीसीओडी के बाद एंडोमेट्राइटिस, और थर्ड कल हमने लिया था डिस्मेनोरिया। आज हम इसी के साथ में नेक्स्ट गायनी डिजीज हमारी एमेनोरोइया के बारे में बात करेंगे। एक एक करके लेंगे जिससे कि हमें समझ में भी आ जाए। कुछ साइन सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कॉमन आपको नजर आएंगे। तो एमेनोरोइया के ऊपर डायरेक्टली आते हैं, क्योंकि आज मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल है, मैं आपको कम टाइम दे पाऊंगा, पूरा सेशन नहीं अटेंड कर पाऊंगा। तो एमेनोरोइया आपका होता क्या है? एक सामान्य विकार है। यदि पीरियड्स टाइम से रेगुलर नहीं आ पाए तब। पहली कंडीशन तो यही है कि यदि जो यौवनावस्था होती है, प्यूबर्टी एज आती है 12 साल से लेके 16 साल तक की उम्र को हम मानते हैं, यदि इस बीच पीरियड्स नहीं आते हैं तो एमेनोरोइया कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, प्राथमिक, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी में हार्मोन्स के स्तर से संबंधित भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेवल कम हो सकते हैं जिसके कारण ऐसा होता है। और सबसे पहले मेंसिस साइकिल अनुपस्थित रहता है प्राइमरी स्टेज में। प्राइमरी मेनोरोइया में आपका जो मेंसिस साइकिल होती है वो एब्सेंट रहती है। दूसरा, एमेनोरोइया सेकंड नंबर पर, पीरियड्स 12 से 16 साल की उम्र में शुरू हो जाते हैं। यदि किसी कारण से एक बार दो बार आने के बाद में ब्लॉक हो जाते हैं, कंटिन्यूअसली नहीं आते हैं, यदि 3 से 4 मेंसेस साइकिल मिस होते हैं, वो सेकेंडरी एमेनोरोइया कहलाता है। जिसके कारण कॉमनली जो सिम्टम्स आपको और नजर आएंगे साथ में, बालों का झड़ना, हेयर, जो आपके हेड, आपका सिर के बाल होते हैं वो हल्के हो जाते हैं। और ब्रेस्ट से आपका मिल्की स्रेवन भी आपको दिखाई देगा, दूध जैसा सेक्रेशन आपको दिखाई देता है कई बार केसेस में। पेट में दर्द भी आपको दिखाई देगा लोअर एब्डोमेन में, और एक्ने भी आपको दिखाई देंगे। हेडेक, पेल्विक रीजन में पेन आपको दिखाई देगा। और इसके कारण कई बार आपको बहुत से केसेस में आई साइड भी इफेक्ट नजर आता है, दृष्टि, उसको देखने में भी प्रॉब्लम होती है, आई साइड वीक होने लगती है। स्ट्रेस भी आता है, अनियमित पीरियड्स रह जाते हैं, वेजाइनल आपका डिस्चार्ज भी आपको दिखाई देता है। वॉइस, एमेनोरोया के कारण आवाज पे भी फर्क पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सी लड़कियों में आवाज मोटी महसूस होती है, हार्मोनल डिस्टरबेंस के कारण ऐसा होता है। और यदि हम अगर ये देखें, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग एक आपका जो रिसर्च हुई है 2004 के अनुसार, अगर हम देखें, एक रेशो निकल कर आया था 100 में आपका 1.5 to 3% जो गर्ल्स हैं उनमें ये इस तरह के जो है एक रिकॉर्ड आया था कि इतने परसेंट आपकी जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनमें ये केसेस देखने को मिले हैं। एक डिजीज होती है, फैमिली हिस्ट्री भी इसके अंदर देखी जाती है कि अगर फैमिली में एमेनोरेरिक अगर कोई लेडी रही है, फीमेल पेशेंट है, तो आने वाली संतानों में भी हो सकता है। एक डिजीज होती है आपका, शॉर्ट में नाम मैं बोल रहा हूं, उसको आप नोट कर लीजिए, MRKH, MRKH, मेयर रोकिटांस्की कुस्टर हॉसर सिंड्रोम। इसमें क्या, ये किसके कारण होता है? जब आपका बॉडी, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनका डेवलपमेंट जन्म के समय से
और जब तक आपका ग्रोथ होती है, ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, तब तक, जब तक वो डेवलपमेंट में है, अगर जन्म के समय से ये प्रॉब्लम चली आ रही है, तब हमें इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। इसमें आपका मुलेरियन जो डक्ट होती है वो डेवलप प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, जिसके कारण ये सिंड्रोम उसमें आपका दिखाई बच्चों में दे जाता है। सर्वाइकल डेवलपमेंट, यूट्रस का जो साइज है, शेप है, उसमें भी डिफरेंसेस आ जाते हैं, नॉर्मल से कम रहता है, तब ये कंडीशन आपकी एमेनोरेया कहलाती है। जटिलताएं कौन कौन सी होंगी? इसके कारण आपका बांझपन आपको देखने को मिलेगा। युवावस्था के दौरान मानसिक तनाव आएगा। मानसिक तनाव कब आता है? जब आप देखते हैं कि एक प्यूबर्टी एज जो युवावस्था होती है 12 से 16 साल की, उस साल उतनी एज ग्रुप का जो एक फ्रेंड सर्किल होता है, उसमें कई बार क्या होता है कि जब आपस में बात चर्चा होती है, बातें करते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें आपको ये दिखाई देता है कि वो उसके ऊपर वो मानसिक तनाव लेने लगता है कि इसको ऐसा होता है, मुझे नहीं होता है, ये हर महीने इसको मेंसेस साइकिल आते हैं, मेरे को नहीं आते हैं। तो इस तरह से एक एनवायरमेंटल वो अपने ऊपर मानसिक तनाव लेता है, जिससे ऐसा होता है। ऑस्टियोपोरोसिस और हार्ट डिजीज भी इसमें यहाँ देखने को आपको मिल जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस भी आपको दिखाई देगा, जिसके कारण क्यों होगा? ये सब आपका हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी होती है, उसके कारण आपका बॉन्स पे इफेक्ट आता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। हार्ट डिजीज की तरफ भी पेशेंट जा सकता है, और पेल्विक इन्फ्लामेशन तो रहता ही रहता है। रिस्क फैक्टर क्या रहेंगे? फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में आपका एक या एक से अधिक अगर महिलाएं एमेनोरेजिक हैं, तो उसमें आपका आने वाले टाइम में ये आपको दिखाई देगा। दूसरा, अगर एनोरेक्सिया रहता है, पेशेंट आपका जो आपके पास आता है एमेनोरेजिक, आप उसको अगर मानते हैं, तो उसकी जो भूख होती है वो भी सही से नहीं होती है, खान पान उसका सही नहीं होता है, तो एनोरेक्सिया या बुलिमिया इस तरह से। या अगर एथलीट है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तब भी आपको एमेनोरेजिक सिम्टम्स आपको बॉडी में दिखाई देंगे। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। कॉमन मेडिसिन हमारी फीमेल रेमेडी S2C2 कॉमन है। इसके साथ में यहाँ पर क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, जिस वजह से इसमें आपका दर्द बराबर बना रहता है, तो इसके साथ में जो सिस्टेमेटिक रेमेडी हमने ली है वो A2 और प्लस रेड इलेक्ट्रिसिटी, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी। ये बिफोर मील C2 Ven1 GE, ये आपका आफ्टर मील रहेगा, ये D4 में दिया जाएगा। और सपोर्टिव आपका इसमें आप देंगे, टैबलेट आप ले लेंगे R8 गैस्टोन, क्योंकि इसमें पेशेंट को गैस्ट्रिक समस्या भी बनी रहती है, कॉन्स्टिपेशन भी दिखाई देता है, तो उसके लिए हमने R8, R13 और R23, ये उसके इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए, उसके अंगों के विकास के लिए, और इस कंडीशन से उसको पेशेंट को बाहर निकालने के लिए हमने ये पूरा एक कंप्लीट ट्रीटमेंट देना है। गाइनी प्लस सिरप देना है, और हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट, क्योंकि एमेनोरेजिया हुआ किस कारण से, वो रीजन जानने के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेनली आपका यूट्रस, ओवरी और आपका पेल्विक रीजन, ये सारे पॉइंट्स हमारे, मैंने बार बार रिपीट किए हैं अपने हर एक लेक्चर में, वही पॉइंट्स हमने यहाँ पर उसमें फिर से इंक्लूड करने हैं, उनके ऊपर अपने मेडिसिन लगानी है। मेडिसिन यहाँ पर हम RE अल्टरनेट YE का यूज करेंगे कंप्रेस कराने के लिए, लगाने के लिए। कोई क्वेश्चन किसी का? मैम यदि कोई ट्रीटमेंट क्वेश्चन है तो रिपीट कर, बता सकते हैं। जी ट्रीटमेंट रिपीट। कहिए। हाँ, ट्रीटमेंट में S2A2 RE, रेमेडी S2, सिस्टेमेटिक A2 रेड इलेक्ट्रिसिटी, एंथ्रोसो 2 टिश्यू रेमेडी, Ven1 हेरिडिटरी करेक्टर है इसलिए, और GE D4 में रहेगी ये मेडिसिन आपका बिफोर मील आफ्टर मील। इसके अलावा R8, R13, R23 और गाइनी प्लस सिरप। RE टैबलेट अल्टरनेट का डोज YE का मैम? 1 मैम TDS, टैबलेट का डोज? 1 TDS
सर टैबलेट में दे रहे हैं तो 1 TDS है, ड्रॉप में देंगे तो 15-15 बूंद देंगे। बिफोर मील आफ्टर मील भी 15-15 बूंद आप देते हैं। गाइनी प्लस सिरप है वो 1 टीस्पून TDS रहेगा। और जो हम कंप्रेस कर रहे हैं, मसाज एंसन पॉइंट पर लगाएंगे मेडिसिन को, तो वो आपका रहेगा मॉर्निंग इवनिंग। यदि क्रैम्प्स, ऐठन, पेट में दर्द ज्यादा दिखाई देता है पीरियड साइकिल के दौरान, क्योंकि पीरियड आता नहीं है, उसको फील वैसा होता है कि पीरियड आने वाला है, दर्द रहता है उस साइकिल के टाइम पर, तो उस समय पे आपको ये कंप्रेस मेडिसिन लगवानी है। डायरेक्ट D3 से लगवाएंगे। ठीक है सर। मैम कई बार ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें लकोरिया भी साथ होता है मेनोकोरिया के सर साथ। इसके लिए हमें अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं है, जो हमने फॉर्मूला दिया है उसके अंदर हमारी मेडिसिन इंक्लूड है, जी क्योंकि ग्लैंडुलर मेडिसिन है। आप वेजाइनल, हम डिस्चार्ज की बात कर रहे थे, क्योंकि इसमें आपका वेजाइनल डिस्चार्ज जो आता है, या सर्विक्स के थ्रू भी कुछ आपको फ्लूइड बाहर दिखाई देगा। नॉर्मल पानी की तरह भी हो सकता है, व्हाइट मिल्की भी हो सकता है। ब्रेस्ट से तो आपको कई बार सिम्टम्स में दिखाई देता है, ब्रेस्ट में पेन भी आपको दिखाई दे जाता है जिस इसके कारण। तो हमने S2 और C2 ली है, ये हमारी कॉमन मेडिसिन है जो आपका इस चीज पे कवर अप करती है। सिरप हमने दिया है, तो ये उसके लिए अलग से आपको देने की आवश्यकता नहीं, इसी से आपका हो जाएगा। थैंक यू मैम। थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा मैडम। कॉमन रेमेडी S2 C2, उसके बाद क्या बोले थे? गाइनी प्लस। उसके अलावा मैडम शुरू में जो बोले थे, स्टार्टिंग में बोले थे, वो बताइए। सर S2 C2 अभी K2 मैंने यही RE। चीज रिपीट की है, मैं एक बार और रिपीट कर देते हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से पूरा कंप्लीट दे रहे हैं आपको, जिससे आप सही से समझ सकें, और ट्रीटमेंट को भी इस बार आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पहली कंडीशन एमेनोरोया की होती है, पीरियड्स आते ही नहीं है। प्राथमिक जो एमेनोरोया है उसमें आपका या बिल्कुल नहीं आएंगे, ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, जिस वजह से मेंसेस साइकिल अनुपस्थित होता है। 12 से 15 साल की एज के अंदर जो हमारी स्टार्टिंग ईयर्स हैं फीमेल्स में, बच्चों लड़कियों में, अगर वो पीरियड साइकिल नहीं आएंगे तो ये प्राथमिक एमेनोरोया की तरफ पेशेंट जाता है। इसका कारण हार्मोन्स लेवल प्रॉपर सही से नहीं डेवलप होते हैं, कम लेवल रहता है, जिसके कारण ऐसा होता है, पीरियड्स बिल्कुल नहीं आते हैं। सेकेंडरी एमेनोरोया में आपका पीरियड्स एक बार आता है या 2 बार आएगा, और यदि एक पीरियड्स स्टार्ट हो चुके हैं, एक बार आ गए हैं, 2 बार आ गए हैं, उसके बाद में 3 से 4 बार तक पीरियड बिल्कुल नहीं आता है, ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो वो सेकेंडरी एमेनोरोया कहलाता है। इसके कारण मेन आपका है हार्मोन्स का लेवल डाउन होना, कम होना, प्रजनन अंगों में भी कमी हो सकती है। जोखिम इसमें रहता है फैमिली हिस्ट्री, भोजन का सही से ना लेना, एनोरेक्सिया रहना, और यदि आपका जो गर्ल्स है, लड़कियां हैं, वो एथलीट हैं, जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करती हैं, तब भी एमेनोरेक्सिया कंडीशन दिखाई देती है, जिससे आपका पेशेंट इनफर्टिलाइज हो जाता है, मानसिक तनाव में रहता है युवावस्था के दौरान, और इन्हीं के कारण आपका ओवरी अगर डेवलप नहीं है, यूट्रस डेवलप नहीं है, फैलोपियन ट्यूब्स डेवलप नहीं है, इसके कारण ये सारी चीजें होंगी। और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो एग्स जो है बाहर नहीं, एग का जो ओव्यूलेशन टाइम के बाद आउट होना है, बाहर आना है, वो भी क्रिया नहीं होगी। जब वो नहीं होगा तो मासिक धर्म नहीं होगा, तो पेशेंट एमेनोरेया का कहलाएगा आपका। मैंने एक इसमें सिंड्रोम का नाम लिया था, मेयर रोकिटांस्की कुस्टर हॉसर सिंड्रोम, MRKH। ये आपका अगर पेशेंट में दिखाई दे रहा है कि इस तरह का कोई सिंड्रोम है, तो वहां पर आपको, यदि आप जब पेशेंट का अल्ट्रासाउंड देखते हैं, तो उसमें आपकी मुलेरियन डक्ट्स की साइज कम होती है, अनडेवलप्ड दिखाई देती हैं। इससे आपका यूट्रस का साइज भी कम हो जाता है, या सर्विक्स का भी साइज कम आता है। तो ये आपका एमेनोरेया की पहचान है। इसके अलावा कॉमन कैरेक्टर्स में पेल्विक इन्फ्लामेशन आपको दिखाई देगा,
चेहरे पे एक्ने भी दिखाई देंगे, क्योंकि हार्मोन्स लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। इसके लिए कई बार प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन के ज्यादा होने के कारण भी ऐसा होता है, जिससे आपके हेयर्स, सिर के बाल जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, झड़ते हैं, पतले हो जाएंगे, और एक्ने वगैरह या चेहरे पे भी बाल आपको दिखाई देने लगते हैं। वजन ज्यादा हो सकता है, हार्मोन्स कम है तो वो आपका कई केसों में पेशेंट का वजन कम भी रह जाता है। तो सर ये हमारा था। फिर आपका ट्रीटमेंट टेस्टिंग की अगर हम ब्लड टेस्ट की बात करते हैं तो हार्मोन्स की आप जांच कराइएगा। उसमें एलएच है, थायराइड है, एफएसएच है। ये कॉमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो हमारे हार्मोन्स आते हैं, ये हार्मोन्स की आप जांच करवाइए, थायराइड की जांच करवाइए, अल्ट्रासाउंड आप ले सकते हैं। बाकी आप अपना पल्स डायग्नोज करके भी पेशेंट को समझ सकते हैं कि टेम्परामेंट क्या है। टेम्परामेंट आपने जाना तो टेम्परामेंट की मेडिसिन उसमें हम ऐड कर देते हैं। साथ में आपका अगर ये सब लेवल डाउनफॉल चल रहे हैं तो हमारा मेनली जो हमारी इसकी जो स्पेशली मेडिसिन है वो मैंने आपको बोली है कि हमारी इलेक्ट्रोपैथी के अंदर मेन ग्लैंडुलर मेडिसिन है आपका S2 और C2। इनको हम देते हैं। इनके साथ में सिस्टेमेटिक A2 RE, ये आपका फर्स्ट कॉम्बिनेशन में रहेगी बिफोर मील में S2 के साथ। वैन और गिनिन इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका C2 के साथ रहेगी आफ्टर मील में। इसके अलावा टैबलेट या ड्रॉप R8, R13 और R23 हम देते हैं। यदि पेशेंट आपको यूटीआई इन्फेक्शन भी आपको उस समय पे कुछ बता रहा है तो आप उसके लिए एल्कोलिन ऐड कर सकते हैं अपना। गाइनी प्लस तो हमें देना ही देना है यहाँ पर। RE और YE का अल्टरनेट हमने आपको अनसेंट पॉइंट पर लगाने के लिए बोला था। तो मेन पॉइंट यहाँ पर हमारा रहेगा 25। इसके अलावा सपोर्टिव है, क्योंकि ऑर्गन्स कौन सा अनडेवलप्ड है वो हमें जब नहीं पता होगा तो हमने 28, 25 और 22, 20 और 8 जो हमारा क्यूरल नर्व कहलाता है, ये सारे पॉइंट हैं। इन पॉइंट को आपने मेडिसिन लगवानी ही लगवानी है। इससे आपके सभी जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं वो सारी कॉमनली सही होती हैं। 2 बार आपने लगवानी है। ज्यादा अगर पेशेंट को पेन वगैरह हो रहा है तो आप 3 बार करवा सकते हैं, नहीं तो 2 बार आप करवाएंगे। 2 बार में आपको सफिशिएंट और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एनी मोर क्वेश्चन सर? मैम, जो जो पॉइंट्स में हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी है वो RE कहाँ पे करनी है और येलो कहाँ पे करनी है YE? सर मैंने आपको अभी पॉइंट नंबर बोले हैं 8 क्यूरल नर्व, 20 आपका बोला है मैंने कॉक्सिजियल रीजन, आपका कॉक्सी नर्व 20। आपके पास हमारी, आप शिवम कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैम, शिवम नहीं, डॉक्टर रामजीत सिंह बोल रहा हूँ पंजाब से मैम। अच्छा, रामजी सिंह जी बोल रहे हैं। आप हमारे आपके पास गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस बुक है? जी मैम। उसके अंदर सारे पॉइंट दिए हुए हैं। मैंने पॉइंट नंबर बोले, आप वो नोट कर लीजिए एक बार। पॉइंट नंबर मैंने पॉइंट नोट नंबर कर लिए मैम। मैंने हाँ, पूछा, आप मेरा सवाल एक ये बार था। मैं चैप्टर एक बार नंबर, मैं एक्सक्यूज रिपीट मी कर प्लीज, देती हूँ, रुकिएगा। एक्सक्यूज मी प्लीज, आठ, चैप्टर हाँ नंबर, एक बार मैंने पॉइंट चैप्टर नोट नंबर दोबारा से 7। करवा रहे हैं वो कर लीजिएगा। 8, हाँ जी 20, 22, 25 और 28 जी। ये कॉमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए हैं। हर डिजीज में आप आंख बंद करके इनके ऊपर मेडिसिन लगवाइएगा अकॉर्डिंग पेशेंट की कंडीशन, RE, YE या BE, GE। तो मैंने यहाँ पर इसमें एमेनोरोया में RE और YE को बोला है। 10 मिनट की अंतर से आपने लगवाना है। पोजीशन एक्चुअल आपको मैं ऐसे बताऊं आपको समझ में नहीं आएगी, पर बुक में देखेंगे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अल्टरनेट करना है मैम। हाँ, प्लीज अल्टरनेट प्लीज 10 मिनट के अंतर से जी। एक्सक्यूज मी डायरेक्ट मैम, लगवाइएगा D3, डायरेक्ट D3 लगाएंगे यहाँ पर। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है जी? सर, जो क्वेश्चन है, एक तो जैसे मैंने आपको बताया है, जो मैम ने आपको बता दिया है उसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो से मिल जाता है। दूसरा, जैसे कि उन्होंने आपको शुरू में एक बार बोल दिया, आप एक बार इसको बुक में सहायता लेंगे। अभी हम आपको इसमें कुछ चीजें फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं। बुक में आप चैप्टर नंबर 7 पे जाएंगे, उसके अंदर आप पॉइंट को जब सर्च करेंगे उसमें आपको विद लोकेशन एलोकेशन उसमें आपको मिल जाएगा प्लीज। हाँ, क्योंकि अभी मैं देखो अगर मैं वीडियो पे बात करूं तो वीडियो में अगर आपको मैं डायग्राम बना के दिखाऊं या बनी बनाई स्क्रिप्ट आपको दिखाऊं वो बात एक अलग है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जैसे ओरल मैं बोल रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
पिक्चर में कई बार क्या होता है, जब हम थोड़ा सा स्पेस हमारा बीच में आता है तो हमारी वॉइस कट जाती है। तो मे बी पॉसिबल कि मैं कुछ एक डिजीजेस जो हमारी कॉमन है उनके बारे में आपको सारा एक बार ओरल बताने के बाद में फिर डायग्रामेटिक भी कोशिश करूंगा कि आपको डायग्राम भी हमारी उसमें मिल जाए। तो अभी जो लेक्चर एक दो रहेंगे वो मेरे ऐसे ही रहेंगे ओरल आपके लिए, ठीक है सर। उसके बाद हम जी देखेंगे कि जी वीडियो में हमें कुछ उसके अंदर पॉइंट्स और अपना इमेज जो हम आपको डाल पाए, तो वो नेक्स्ट 1 या 2 सेशन के बाद में कोशिश करेंगे कि वो हम लोग आपको दे पाए, क्योंकि अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो ये सारी चीजें मेरे लिए करना मुश्किल होगा। जी मैम। सो थैंक यू। कोई और क्वेश्चन रहेगा तो मुझे सनम जी बाद में बता देंगे, मैं उनको डिक्टेट करके आपको आपका जो है क्वेरी आपकी कंप्लीट करवा देंगे। थैंक हेलो यू। नमस्कार। हेलो हेलो। जैसा कि आपके सामने अभी तक का हमारा रूपरेखा चल रहा है इस हमारे कार्यक्रम का, उसमें हम डाइल्यूशन को भी रोज डिस्कस करते हैं और डोजेस को भी रोज डिस्कस करते हैं। उसके अलावा जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें हम किसी एक डिजीज या सेक्शन ऑफ डिजीज के रिगार्डिंग डिस्कशन करते हैं। तो जो आज का हमारा सेक्शन ऑफ डिजीज है वो है हमारा आपका मसल्स एंड स्केलेटन बेस्ड डिजीजेस। स्केलेटल बेस, स्केलेटन मीन्स कि जहाँ पे आपके हड्डियों के रिगार्डिंग कोई दिक्कत बनती है, और मसल्स में जैसे कि आपके मसल्स के रिगार्डिंग कोई दिक्कत आती है पेशेंट में। फॉर एग्जांपल अर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, गाउटियोआर्थराइटिस हो गया, गाउट हो गया। इस तरह के आपके जो डिजीजेज होते हैं उसके अंदर आपको क्या चीज यूज करनी है, हम उसके ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी के साथ हम अपना जो लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। प्लीज जो पर्सन चैट में अपना डिटेल दे रहे हैं ना, उनके पास हमारा नंबर है, वो नंबर डायरेक्टली नंबर पे भेज देंगे सर ताकि हमें व्हाट्सएप नंबर कौन सा है, कौन सा नंबर है व्हाट्सएप? जो आपसे शेयर किया गया वही व्हाट्सएप नंबर भी है सर। नोट डाउन करवा दीजिए भी तो सब। मैं आपको चैट में लिख के भेज रहा हूँ, आप उसको उसमें चेक कर लीजिएगा एक बार प्लीज। जी जी। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मसल्स एंड स्केलेटन बेस्ड डिजीजेस के ऊपर। मसल एंड स्केलेटन बेस में, अच्छा उससे पहले इस टॉपिक में मैं जाऊं, तो आज मैम ने जब आपसे डिस्कस किया, डिजीज के रिगार्डिंग डिस्कस किया, तो उसमें उन्होंने बताया कि सिम्टम्स के अंदर उन्होंने बताया कि अर्थराइटिस जैसे सिम्टम भी आ सकते हैं, है ना। पेशेंट गायनी का है पर उसके सिम्टम किस चीज के आ रहे हैं, अर्थराइटिस के सिम्टम आ रहे हैं। तो यहीं पर हमको, जब आपके पास कोई पेशेंट आता है और वो आपको अपने सिम्टम्स बताता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि क्या उसको कोई अदर फैक्टर तो नहीं उसको वो सिम्टम क्रिएट कर रहा है। क्योंकि आज जब आप हम आर्थराइटिस के पेशेंट के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे या हम किसी मसल बेस्ड पेशेंट के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, उसके जो हम फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे, तो आप पाएंगे कि उसमें जो फॉर्मूला दिया गया है वो किसी ऑर्गन सिस्टम के साथ मिलता हुआ फॉर्मूला है। तो उसमें हम बात इधर अर्थराइटिस की हो रही है, बात यहाँ पे जोड़ों के दर्द की हो रही है, तो जोड़ों के दर्द में हम किडनी की या केयूबी की दवाई क्यों यूज करेंगे। तो इस तरह की थोड़ी सी डिस्कशन भी आज रहेगी हमारी। तो ये मैं आप जो मेरा नंबर है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, इसमें आप ये नंबर को अपने उस पर सेव कर लीजिएगा। एक बार मैं अनाउंस भी कर देता हूँ, 8628875306। ये नंबर हमारा व्हाट्सएप पर भी है। आप इस नंबर को सेव करके आप इस पे कॉल करके बात कर सकते, कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी आप इस पे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर पिछले 4-5 दिनों से मौसम खराब चल रहा है, उसकी वजह से जो सिग्नल का जो हमें इशू आता है उसको भी हम मीट आउट करने के लिए फोन के साथ कनेक्टिविटी करके, फोन के साथ लैंड वायर्स को जोड़ के हम अपनी तरफ से आपको पूरी कोशिश करें कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए, है ना। पर अगर उस इन्फॉर्मेशन के दौरान में कहीं पे कोई छोटा मोटा विलम्ब हो जाए, कोई इन्फॉर्मेशन किसी की बात के कारण दब जाए, तो उसमें फिर उनका भी नुकसान है और हमारा जो बता रहा है उसका भी समय का नुकसान है। थैंक यू। आप सबके मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज अपने जो डिटेल्स है वो शेयर करते रहें ताकि उनको हम ग्रुप्स में जल्दी से जल्दी जोड़ भी सकें। तो ठीक है, इसी के साथ हम अपना जो पार्ट ऑफ लेक्चर है उसको शुरू कर रहे हैं। स्केलेटन एंड मसल बेस्ड डिजीजेस। स्केलेटन मीन्स के हड्डियों के रिगार्डिंग के डिजीज, और मसल का मतलब मांसपेशियों के रिगार्डिंग के डिजीज। इसमें अगर हम थोड़ा सा आपका एग्जाम्पल लिया जाए
तो जैसे आर्थराइटिस हो गया, बोन डिजीज हो गया, बोन ट्यूबरक्लोसिस हो गया, फिर आपका ओस्टियोपेनिया हो गया, फिर ओस्टियोपोरोसिस हो गया, ओस्टियोमलेशिया हो गया, ओस्टियोआर्थराइटिस हो गया, ओस्टियोजेनेसिस हो गया, फिर आपका रोमेड आर्थराइटिस हो गया, फिर आपका उम, जो कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया, लम्बैगो हो गया, लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस हो गया। इस तरह की जो डिजीजेस हैं वो आपकी बोन बेस्ड डिजीजेस के अंदर आएंगे। अब इसके अंदर आपको किस चीज को ध्यान में रखना है उसको हम थोड़ा सा शेयर करेंगे आपके साथ। फर्स्ट जो अभी मैंने आपसे जो इन्फॉर्मेशन शेयर की वो आपकी बोन बेस्ड डिजीज के अंदर होगी। जिस भी कोई भी अगर पेशेंट आता है और वो आपसे इन्फॉर्मेशन जब शेयर कर रहा है और उस इन्फॉर्मेशन से आपको लगता है कि इसमें हड्डियों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और प्योरली हड्डियों की बेस की इसमें बीमारी ही लग रही है, तो उसमें आप इस फॉर्मूला को पहली बार यूज करवा सकते हैं। उसके रिगार्डिंग अभी आपको इसमें इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जो फर्स्ट है हमारा, अगर हम अर्थराइटिस की बात की जाए, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, फिर रोमोइड अर्थराइटिस हो गया, इस तरह की आपकी कंडीशन की बात की जाए तो उसमें जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला है आपका, जो आप मेडिसिन को यूज करेंगे वो है आपकी S6 क्योरिंग में है S6, देन आपका जो L1 एंड ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, S6 L1 एंड ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, आप इसको यूज करेंगे, आप इसको यूज करवाएंगे किसी भी तरह के बोन कंडीशन डिजीज में। सेकंड है आपका जो सेकंड फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारा C6 Ven1 और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। अब आपके पास मान लीजिए अर्थराइटिस का पेशेंट आता है, ओस्टियोपोरोसिस का पेशेंट आता है, या किसी भी ऐसा पेशेंट आता है जिसमें आपको लगता है कि जोड़ों का दर्द है और हड्डियों के बेस की कंडीशन है, उसमें जो आपको पहला जो फॉर्मूला यूज करवाना है वो S6 और C6 बेस फॉर्मूला यूज करवाना है। अब आप में से कई जो मान लीजिए, आप सबको भी लगना चाहिए ये कि बात तो यहाँ पे हड्डियों की हो रही है, जोड़ों की हो रही है, तो इसमें S6 का यूज क्यों किया जा रहा है? इसमें किडनी केयूबी के सेक्शन के रेमेडी का यूज क्यों किया जा रहा है? तो उसमें मैं आपको बता दूं, लिम्फ जो होता है वो बेशक उनको नरिश करने का काम करता है, पर सबसे ज्यादा जो खून का जो इस्तेमाल करता है वो आपका जो जॉइंट्स होते हैं वो उसको प्रोसेस कर यूज करने में काम करते हैं ब्लड को। तो इसलिए जब भी किसी जॉइंट की दिक्कत आती है तो उसमें सबसे पहले जो आपका जो माइंड होना चाहिए वो उसके ब्लड चैनल की तरफ को जाना चाहिए, और ब्लड चैनल से हमारा अभिप्राय है उसके सेंग्वाइन नेचर ऑफ ऑर्गन की तरफ को जाना चाहिए और उसके अदर सेंग्वाइन टेम्परामेंट बेस के ऊपर जाना चाहिए। और जहां पे आप सेंग्वाइन आता है वहां पे जो आप उसकी जो रेमेडी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी तो आप देंगे उसको, पर उसके अलावा जो आप रेमेडी यूज कर सकते हैं वो S6 C6 को यूज करवा सकते हैं। तो इसमें आपका जो अर्थराइटिस टाइप की कंडीशन कोई भी अगर आपके पास आती है उसमें आपने क्या देना है, S6 L1 BE, C6 Ven1 GE। अब इसमें थोड़ा सा हम माइनर सा चेंजेस और करते हैं। उसके अंदर आप क्या चेंज करेंगे, अगर मान लीजिए जो हम उसमें फर्स्ट फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, S6 L1 BE ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। पर जो सेकंड फॉर्मूला है वो कभी कभी आपका मेल और फीमेल के बेस के ऊपर S2 सॉरी C2 एंड C3, L1 आपका Ven1 की जगह Ver1 और GE की जगह RE को आप उसमें यूज करवा सकते हैं। तो अगर उसका किसी कारणवश रिजल्ट रुकता हुआ आपको मिल रहा है, किस चीज का यूज करवाना है आपको, जो मेल एंड फीमेल रेमेडी है उसका यूज करवाना है। उसमें आपका C2 एंड C3 हो गया, और दूसरा आपको किस चीज का यूज करवाना है, आपका Ven1 की जगह आपको Ver1 का यूज करवाना है। और थर्ड जो आपका रहता है वो रहता है आपका जो रेड इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे आपने उसको GE दिया है वहां पे आप उसको रेड इलेक्ट्रिसिटी देंगे। अब मैं इसको एज अ फॉर्मुलेशन एक बार नॉर्मली करके एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद पहले मैं आपका इस बेस पे क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद हम इसी में ही मसल बेस्ड जो डिजीज होती है उसके ऊपर भी एक डिस्कशन करेंगे। जो पहला आपसे फॉर्मूला शेयर किया गया
S6L1 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। ये फॉर्मूला आपका किसी भी तरह की अर्थराइटिस कंडीशन में आप इसको एज इट इज यूज करवा सकते हैं। S6L1 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड जो फॉर्मूला आपसे शेयर किया गया था वो था C6N1 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। ये दो फॉर्मूला बिफोर मील एंड आफ्टर मील। अब इसके साथ जो आपको रैपिड डोज देनी है वो आप क्या दे सकते हैं, उसको भी नोट नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। C17F1 येलो इलेक्ट्रिसिटी, ये आप देंगे एज अ रैपिड डोज। एज अ रैपिड डोज आप इनको देंगे ये। ओके, इसमें हमने तीन फॉर्मूला को यूज करवाया। अब इसी में मैंने जो आपसे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन शेयर की थी, अगर किसी कारणवश आपको इस तरह के पेशेंट के अंदर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उसमें जी, और अगर इसमें आपको किसी कारणवश रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो क्योरिंग फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। हीलिंग फॉर्मुलेशन में थोड़ा सा आपकी सर आवाज कट रही है। सनम सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज कट रहा है सर। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा मेरा सिग्नल चला गया था। मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा। अ, जो मैंने बेसिक रेमेडी आपसे शेयर कर दी थी उसमें S6L1BE जो आपका हर तरह की अर्थराइटिस या जॉइंट बेस्ड कंडीशन में सेम रहेगा। सेकंड आपका जो C6N1GE जो है वो आपका फर्स्ट फॉर्मूला वही रहना चाहिए। पर नेक्स्ट टाइम में मान लीजिए उस अगले बार पेशेंट आता है और वो आपको बताता है कि उसको किसी तरह का सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिल पाया है या ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो उसके अंदर आप उसका जो चेंज करवाएंगे वो C2C3, मेल है फीमेल है उसके बेस पे, फीमेल है तो C2 कर देंगे, मेल है तो C3 कर देंगे, वन वन की जगह आप वर1 कर देंगे, और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की जगह आप रेड इलेक्ट्रिसिटी कर देंगे। और इसी के साथ जो आप रैपिड डोज उनको देने वाले हैं वो है C17F1 और YE। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। प्लीज किसी को इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे से पूछ सकता है जी। C17 के साथ F1 है या S1 है सर? S1 फैब्री फ्यूगो 1। ओके, थैंक यू सर। जी।
सर और आपने किसी का। जो सर आपने जो दोबारा दोबारा एक फॉर्मूला लिखाया है C2C3 वाला, वो जी वो दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। जी, उसकी कंडीशन ये रहेगी कि पेशेंट आपके पास आया, पहली बार तो आपने उसको दिया है C611GE, पर अगर मान लीजिए पेशेंट आपके पास आता है और वो बताता है कि उसको थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिल पाया है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? फीमेल है तो C2 कर देंगे, मेल है तो C3 कर देंगे, वन वन की जगह वर1 कर देंगे, और जीई की जगह रेड इलेक्ट्रिसिटी कर देंगे। क्लियर सर? थैंक यू सर, थैंक यू। जी थैंक यू। पहला फार्मूला सेम रहेगा। जी पहला फार्मूला सेम रहेगा सर, S6L1BE जो है वो सेम रहेगा। सर दोनों ये पॉजिटिव होगी फिर? सर अब यहीं पे ये आपका कॉम्प्लेक्स होगी, क्योंकि ये बीमारी नहीं हुई ना, इसमें कोई भी फिजिकल फॉर्मेशन नहीं हो रही है बॉडी में, ये आपकी एक टेम्परेरी कंडीशन है। तो टेम्परेरी कंडीशन जो आप उसको एज अ मेडिकल टर्म में, वो आपकी मेडिकल कंडीशन हो गई है ना। तो जो मेडिकल कंडीशन आप हमारे जो बुक के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे ना जब, तो आप उसमें पाएंगे कि जो तो डिजीज है, जो डिजीज की नेचर में आती है, कैटेगरी में आती है, उसमें तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव को एज इट इज यूज किया गया है। पर जहां जहां पे मेडिकल कंडीशन यूज हो रही है, वहां पे हम फॉर्मूला को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं सर। ये सिर्फ चेंजेस है, और कोई ऐसे चेंजेस नहीं है। सर एक चीज और, जो जी हमने C17F1 येलो लगाया है, जी और जी। अगर उसका हम टेम्परामेंट देखें तो उस टेम्परामेंट को भी साथ में ऐड कर सकते हैं, जैसे सैंगुइन है तो A3 हो गया, जहाँ लिम्फेटिक है तो S1 हो गया, उसको भी लगा सकते हैं कभी कभार। मैं इस आंसर को देने से पहले, ये डॉक्टर रमेश शर्मा जी हैं, ये हमारे एक सीनियर डॉक्टर हैं बठिंडा पंजाब से, इनका खुद का भी एक एक्सपीरियंस है, शायद उसी चीज को ये तो सर आपका बात बिल्कुल सही है। जो टेम्परमेंट जो रेमेडी होती है उसको आप इस तरह से भी यूज करवा सकते हैं। पर अब देखिए यहाँ पे अभी जो ये बिगनर्स के लिए चल रहा है, ठीक है, टेम्परमेंट रेमेडी का आपको इफेक्टिवनेस मालूम है खुद को भी, है ना। तो टेम्परामेंट रेमेडी को इसलिए हम सेकंड टाइम के लिए रखते हैं कि फर्स्ट टाइम का एक वो इनिशियल रिजल्ट आ जाए, और अगर उसके बाद किसी कारणवश उनका रिजल्ट रुक रहा है, तो उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो रिजल्ट को लाने में कामयाबी दे, क्योंकि टेम्परामेंट रेमेडी कुछ ना कुछ पॉजिटिव वर्क करेगी ही करेगी। तो इसलिए टेम्परामेंट रेमेडी को भी आप यूज करवा सकते हैं, पर फर्स्ट टाइम पे कोई उसको यूज नहीं करवाएगा। सेकंड टाइम पे उसको, अगर आपको लगता है कि रिजल्ट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तब, या जब आपको लगता है कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट स्टेज में, मान लीजिए 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद उसके वो चीज कम हो रही है, रिजल्ट कम हो गया है, तो उस समय आप टेम्परामेंटल रेमेडी को इस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। जी कई बार तो टेम्परामेंटल रेमेडी आपका बेसिकली उसमें यूज होती है, फॉर्मूला में भी यूज हो रही होती है। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? सर जैसे C4 है, जी दर्द के लिए रहता है, हड्डी दर्द के लिए, तो इसमें अपन एक फार्मूला है A3C4 Ven1G, इसका भी अच्छा रिजल्ट है बिल्कुल T5 में। जी। ये अब अपना अनुभव है। देखिए, बिल्कुल सही बोला आपने सर, पर अभी जो हमने जो बात की ना, वो हमने जी बात की बेसिकली जॉइंट बेस पेन की, ठीक है। जी जी। जॉइंट बेस पेन में आपके जो ब्लड यूजेज है वो ज्यादा है। अब जो मेरा नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला था, उसके अंदर हम अब इसी को ही लेके आने वाले थे, जो आपने जो अच्छा मैसेज जो अभी आपने बोला ना, जो अभी मेरा, मैंने आपसे दो चीजों की बात की, एक स्केलेटल बेस्ड डिजीज, एक मसल बेस्ड डिजीज, है ना। अब मसल बेस्ड डिजीज पे हम आएंगे। मसल में कहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो मसल की बीमारी है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो बोन की बीमारी है, पहले थोड़ा हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हम उसके साथ फॉर्मुलेशन को भी साथ में डिस्कस करने वाले हैं सर। ओके थैंक यू। सर। तो सर ये नी पेन इसी में आएगा सर? सर जी आपको अच्छा, अब इसी से, इससे पहले मैं एक बार इसका जवाब दूं, एक और बात बोल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस चीज को आजमा के देख लीजिए, कुछ भी करके देख लीजिए। 80% आपके पास कोई भी अर्थराइटिस का पेशेंट आएगा, अगर फीमेल आएगा तो वो हार्मोनल डिसबैलेंस का शिकार होती है। उसमें आप जितना मर्जी S6L1 देते जाइए, आप उसको अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट देते जाइए, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आपको उसका हार्मोन का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, S2C2 ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और जो मेल पेशेंट आता है, उसमें भी 80% जो मेल पेशेंट होता है वो आपका क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक डाइजेशन के रिगार्डिंग की उसकी डिजीज होती है। उसमें आपको पहले उसका IBS का ट्रीटमेंट करना चाहिए, तब आपको इसका रिजल्ट आना शुरू होगा। क्योंकि अर्थराइटिस जो है वो मोर देन, मान लीजिए अगर इस दुनिया में लाख बीमारियां ना, तो 90,000 बीमारियों का जो सिम्टम है वो अर्थराइटिस है। तो आप वहां पे उस चीज को आपको फिर उसको एलोकेट करना है कि क्या ये बीमारी है या सिम्टम है, तो उसके बाद आप उस चीज को
करेंगे। तो हाँ, इस बात का आंसर हाँ है कि जब आपको मालूम पड़ जाता है कि ये जोड़ों की ही दर्द है सिर्फ, इसको पर्सन को कोई और दिक्कत नहीं है, तो वहां पे आप इसको S6C6 को यूज करेंगे। चाहे फिर वो नी पेन हो, चाहे एल्बो पेन हो, चाहे कार्पल पेन हो, उसमें आप इस चीज का यूज करेंगे। क्या ये आंसर सफिशिएंट रहा सर आपके लिए? नेक्स्ट प्लीज। सनम सर, एक छोटा सा सवाल है। जी अगर 15 ड्रॉप्स हम 2 बार या 3 बार दे रहे हैं और दर्द में कमी नहीं आ रही है, तो क्या 15 बूंद की जगह 20, 25, 30 कर सकते हैं क्या? नहीं सर, उसके लिए आपको कल बताया गया था कि आप उसको अल्टरनेटिव रैपिड कर दीजिए कुछ समय के लिए। अच्छा अच्छा। जैसे कल बताया था ना कि पहले एक दवाई देनी है, उसके 10 मिनट 15 मिनट का दूसरी देनी है, फिर आधे घंटे का जी 1 घंटे का वेट करना है ना? जी जी वो जी करवा जी। के देख लीजिए एक बार। आपको मेडिसिन की क्वांटिटी बढ़ा के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी जी जी। जी। थैंक यू सर। इसमें भी मैं इसको थोड़ा सा, ये वैसे डोजेस का पार्ट है, पर मैं इसको इसमें क्लियर कर दूं कि उस पे जाने से पहले भी एक बार उसके जो खाने से पहले खाने के बाद का टाइमिंग है और जो पानी की क्वांटिटी है उसको थोड़ा सा बदलवा के आप देख लेंगे, तो आपको डेफिनेटली कोई पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब जो हमारा सेकंड है वो है मसल बेस्ड जो कॉम्प्लिकेशन डिजीजेस और मेडिकल कंडीशन। इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपका एक्रोमेगली हो गया, कि उसमें हाथ पैर आपके सिकुड़ रहे हैं ऐसे लगता है, और छोटा बड़ा होना आपको लगता है उसमें हो रहा है। उसके बाद आपका मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया, मलेशिया हो गया, फिर आपका म्यूटोसिस हो गया, फिर उसके बाद आपका सॉरी जी अल्जेरिया हो गया। आवा- यस। आवाज साफ नहीं आ रही, आपकी चिपक रही है नेटवर्क इशू के कारण। मैं अपना कैमरा ऑफ कर लेता हूँ एक बार, फिर उससे थोड़ा सा आवाज इंप्रूव हो जाती है। प्लीज सही बने आ रही है रहिए। सर, सही आ रही है। आवाज सही आ रही है सर आपकी, हो सकता है उनके साइड नेटवर्क इशू होगा। चलिए कोई इशू नहीं है, मैं थोड़ी देर कैमरा ऑफ करके देख लेता हूँ, उसके बाद कैमरा ऑन कर दूंगा। जी। तो इसमें फॉर एग्जांपल ये जो मैं आपसे डिजीज का नाम ले रहा था, वो आपका पेज नंबर 195 से 197 पे आपको ये सारी डिजीजेज मिल जाएंगी, आप उसमें भी देख सकते हैं। और दूसरा आपका ये जो चीज है, अब हम बात करेंगे मसल बेस्ड डिजीज की। इसमें थोड़ा सा कैमरा की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब देखिए फॉर एग्जांपल, अब यहां पर मसल्स भी हैं और जॉइंट्स भी हैं, ठीक है? ये आपका जॉइंट एरिया आ गया, ये आपका मसल एरिया आ गया, बोन तो है ही है पर मसल एरिया भी आ गया। ओके, अब इसी तरह से मान लीजिए आपका ये एरिया है, यहाँ पे जॉइंट भी है मसल्स भी है। ओके, उसी तरह से यहाँ पे भी जॉइंट भी है मसल भी है, हर जगह पे जहाँ पे जॉइंट है उसके साथ मसल्स भी हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो पेशेंट होता है ना, वो उसकी मसल की दिक्कत होती है, पर उसको जो पेन का जो एरिया हो रहा होता है वो जॉइंट के पास हो रहा होता है। उसका जो पेन का जो एरिया होता है वो उसको जॉइंट्स के एरिया के पास में उसको पेन हो रहा होता है। तो जब पेशेंट पहली बार आपके पास आता है, तो ये भी एक कॉमन कंफ्यूजन होती है पेशेंट को। वो आपको आके बोलता है कि मुझे जोड़ों की दर्द हो रही है, ठीक है? जिस पेशेंट ने आपको बताया कि उसको इस जोड़े की दर्द हो रही है, इस जगह पे दर्द हो रही है, आप डेफिनेटली समझ जाएं कि वो जोड़ों की दर्द नहीं है, वो मसल मांसपेशियों की ही दर्द है। उस तरह से कई बार यहाँ की भी जो दर्द आपको ज्यादा बताए, वो आपकी मांसपेशियों की दर्द होती है। एक तो आपको इस चीज को आइडेंटिफाई करना होता है उस समय कि क्या ये मांसपेशियों की दिक्कत है या जोड़ों की दिक्कत है। ओके, सेकंड पार्ट। अब इसमें आपको एक चीज क्लियर हो, अब पहले मैं आपको फॉर्मुलेशन के ऊपर जाऊंगा, उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इस फॉर्मुलेशन को एज इट इज क्यों दिया जा रहा है, इस तरह से क्यों दिया जा रहा है। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है, उसमें आपका फॉर्मूला रहता है S2/C2। S2/C2 मेल फीमेल का आपको मालूम पड़ रहा है। सेकंड आपका A1, S2 C2 A1 एंड देन
ब्लू इलेक्ट्रिसिटी ओब्लिक रेड इलेक्ट्रिसिटी, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी ओब्लिक रेड इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद जो सेकंड फॉर्मूला है, जो हीलिंग फॉर्मूला है, वो है C2 ओब्लिक C3 प्लस N1 देन येलो इलेक्ट्रिसिटी प्लस ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो फॉर्मूला है आपका, ये आपको किसी भी तरह के जो मसल बेस्ड कंडीशन के अंदर आपको एक अच्छा इंप्रूवमेंट लेने में मदद करेगा, ठीक है। इसमें आप अब इसमें क्या चेंजेस करने हैं थोड़ा सा मैं आपको उस चीज के ऊपर बता देता हूं। जो पहला फॉर्मूला है आप इसको एज इट इज दे सकते हैं S2C2 के बेसिस पे, पर नेक्स्ट जो आपको उसमें चेंज करना है वो करना है S5 और S6 के बेस पे। उस पर आप लिख लीजिए S5 S6 C5 C6। जहां पे हमने S2 S3 किया है, C2 C3 किया है, वहां पे उसको नीचे एक और हाइफन लगा कर दीजिए S5 S6 C5 C6। और उससे नेक्स्ट है आपका सर इसे एक बार और से बताइए सर। जी जी, मैं आपको अभी इसको क्लियर कर रहा हूं सर, कोई इशू नहीं है जी। जो आपको चेंज, पहला फॉर्मूला मैंने आपको बता देता हूं फिर से, S2 S3, फिर उसके बाद आपका A1 S2 S3, S2 अगर फीमेल है तो S2 दे दीजिए, मेल है तो S3 दे दीजिए, प्लस A1 देन ब्लू इलेक्ट्रिसिटी या रेड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्यों देनी है अभी उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा, अभी आप सिर्फ इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये था आपका क्योरिंग फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे हीलिंग फॉर्मूला के ऊपर। हीलिंग फॉर्मूला में आपका C2 C3 ओब्लिक N1 ओब्लिक येलो इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। इतना क्लियर। अब इसके बाद जो हमारा इसमें अगर कोई चेंज करने हैं तो उसमें आपको क्या चेंजेस करने हैं वो आप उसको नोट डाउन कर लें। S5 S6 C5 C6, और कोई चेंज नहीं करना है। अब इसमें आपको किस चीज को क्या नजर रखते हुए करना है उसको मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। फर्स्ट आपका अगर मेल है तो S3, फीमेल है तो S2, सेम C3 C2। अब अगर मान लीजिए पेशेंट का आप बीपी चेक करेंगे, आपको लगता है कि बीपी में दिक्कत है, हाई की तरफ को रहता है, तो वहां पे आप आरई का यूज नहीं करेंगे, वहां पे आप ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर लेंगे। पर वहीं पे जो दूसरा फॉर्मूला जहाँ पे येलो एंड ग्रीन लिखा है वहां पे आप येलो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे। और वहीं पे अगर आपको लगता है कि पेशेंट, आप देखते हैं और आपको पता चलता है कि पेशेंट का बीपी थोड़ा लो रह रहा है, तो वहां पे आप बीई का यूज की जगह पे आप आरई का यूज करेंगे। पर ऑन द सेम टाइम आप पे वाई का यूज नहीं कर रहे हैं, आप वहां पे ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा। अगर मान लीजिए आपके सामने आपको लगता है कि पेशेंट जो है उसका बीपी हाई रहता है या हाई है, तो उस समय आरई का यूज ना करें, वहां पे ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर लें। पर जो हीलिंग फॉर्मूला है उसमें आप वाई येलो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें। और वहीं पे ऑन द सेम टाइम अगर आप आपको मालूम पड़ता है कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो लो रहता है, तो आप वहां पे येलो इलेक्ट्रिसिटी का यूज ना करें, पर रेड इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें, और येलो की जगह आप ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें। फर्स्ट टर्म ऑफ कंडीशन है फॉर्मूला की चेंज की, ये मेल फीमेल बेस्ड चेंज, एंड देन आपका बेसिक ब्लड प्रेशर बेस्ड चेंज। ब्लड प्रेशर को इसलिए यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि खून का प्रभाव ही आपका मसल्स को दौड़ाता है, खून से ही मसल्स आपकी चलती हैं, इसलिए ब्लड प्रेशर को इसमें थोड़ा सा कंसीडर करके रखना पड़ेगा आपको। अब इसके बाद जो आपको S5 एंड S6 वाला जो चेंज बताया गया है वो आपको क्यों करना है, कब करना है, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। अगर मान लीजिए आपने उसको पहली बार में ये ट्रीटमेंट दिया और पेशेंट को एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आ रहा है, तो आप इसको एज इट इज, अच्छा सॉरी, इसको कंप्लीट करने से पहले अगर पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है, उस समय आप रेड इलेक्ट्रिसिटी एंड येलो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करवा सकते हैं एक साथ में, और करवाना ही चाहिए। अगर इस फॉर्मूला की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस इसकी तभी आती है जब रेड एंड येलो इलेक्ट्रिसिटी को एक साथ यूज करवाया जाए,
क्योंकि वही स्टिमुलेशन करती है और उसी की स्टिमुलेशन की वजह से रैपिड चेंजेस आते हैं, जिससे आपका जो क्योरिंग होती है वो जल्दी हो जाती है। तो इसलिए जो आपके माइंड में पहले, जब मान लीजिए आपने ट्रीटमेंट को चला रहे हैं, 3 महीने 4 महीने चल चुका है और ये नॉर्मल की तरफ को आ रहा है पर्सन, तो उस समय बीच में आप एक बार ये चेंज जरूर करके देख सकते हैं इसमें, जहाँ पे आप दोनों इलेक्ट्रिसिटियों को, रेड और येलो को, मान लीजिए जहाँ पे पहले आप हो सकता है आप ब्लू एंड येलो कर रहे हो या रेड एंड ग्रीन कर रहे हो, पर लंबा समय होते देते हुए चल पड़ा है और पेशेंट को रिलीफ भी आ रहा है, तो उस समय आप एक चेंज करके देखें, जरूर करके देखें कि आप रेड और येलो दोनों को एक साथ यूज करके देखें, और उससे आप पाएंगे कि जो उसका बचा हुआ रिजल्ट, जो बच रहा है रिजल्ट, उसमें भी आपको एकदम से रिजल्ट आना शुरू हो गया है और पेशेंट फुल क्योरिंग की तरफ को जा रहा है। एक पॉइंट ये। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये रहेगा, आप उससे पहले देखेंगे कि पेशेंट सेंग्वाइन है या लिम्फेटिक है। अगर वो समझ नहीं आ रहा है तो आप पहले देखेंगे कि इसको पेट के रिगार्डिंग ज्यादा सिम्टम तो नहीं बन रहे हैं। अगर पेट के रिगार्डिंग सिम्टम ज्यादा बन रहे हैं तो S5C5 का यूज करवाएं आप फॉर्मूला में कुछ समय के बाद। और अगर पेट के रिगार्डिंग सिम्टम नहीं है या कम है, पर वहीं पे पेशाब उसको मैक्सिमम टाइम येलो रहता है, उसके साथ उसको थकान भी होती है, बार बार नींद भी आती है, इस तरह के वो आपको सिम्टम बता रहा है, तो वहां पे आप S6C6 का यूज करवाएंगे इस फॉर्मूला के अंदर। एक बार मैं जो लास्ट इंफॉर्मेशन उसको फिर से रिपीट करूंगा। आप इस फॉर्मूला में जो फाइनल चेंज करेंगे वो इस बेस पे करेंगे, अगर उस पेशेंट को पेट के रिगार्डिंग ज्यादा सिम्टम रहते हैं तो S5C5 का यूज करवाएंगे, और अगर वहीं पे उसको पेशाब ज्यादातर पीला रहता है और पेट की सिम्टम है अभी भी, पर पेशाब ज्यादा समय से पीला है, पेट के सिम्टम थोड़े माइनर में है, और उसके अलावा आपको वो नींद या थकावट के रिगार्डिंग सिम्टम बताता है, तो उस समय आप S6 and C6 का यूज करवाएंगे। इसी के साथ जो ये पार्ट था इसकी भी एंडिंग होगी। अभी यहाँ पे जो लास्ट इंफॉर्मेशन ऐड करने से पहले यूजेस ऑफ C4 और आपका S2S3 को कंक्लूसिव करके C4 को यूज करके आपको कैसे यूज करवाना है उसके ऊपर भी अभी डिस्कस किया जाएगा। और रैपिड डोज आपका सेम रहेगा, जो आपका C17F1YE जो है वो आपका रैपिड डोज उसमें चलेगा। अगर आप उसमें YE दे रहे हैं तो वहां पे आप WE कर दीजिए, बस इतना सा आपको चेंज करना है, बाकी आपको कोई चेंज नहीं करना है, रैपिड डोज आपका सेम रहेगा। अब इसी के साथ मैं आपसे क्वेश्चन लूंगा इसके रिगार्डिंग, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन आस्क आउट करें। सर इनका डायल्यूशन क्या रहेंगे? सर डायल्यूशन अब नेक्स्ट पार्ट जैसे हमारा डायल्यूशन रहता है। अच्छा अकरम सर, आज आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं? नहीं, मैंने पहले भी जुड़ा हूँ, एक दिन पहले भी जुड़ा था। जी जी। अच्छा आपको फिर इसमें लिंक शेयर नहीं हुआ था। जी जी आपको, लिंक अच्छा शेयर मतलब नहीं आप फुल हुआ लेक्चर तो आज आप पहली बार देख रहे हैं ना? जी 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 ठीक है। देखिए अभी जो लास्ट लेक्चर है उसके अपने वीडियोस भी डाले हैं, उसको भी जरूर देखिएगा। उसके अलावा एक जो कॉमन इन्फॉर्मेशन हमारे बीच में इस समय जो पहले से जुड़े हैं उनको भी ये चीज क्लियर हो चुकी है कि जो पहली बार जो ट्रीटमेंट देना है वो आपको D5 ही देना है ना? D4 का हमने आपको D4 कब देना होता है उसके रिगार्डिंग भी कल हमने डिस्कस किया था, और आज D6 के रिगार्डिंग थोड़ा डिस्कशन किया जाएगा। पर थैंक यू सर क्वेश्चन पूछने के लिए। और इसका जो आपका रिप्लाई रहेगा वो कि फर्स्ट टाइम जब आपने पेशेंट को देना है तो 1.5 मंथ के लिए आप उसको D5 में ही देने की कोशिश करते हैं, सिर्फ उसके डोजेस को चेंज करते हैं। तो आज मैं एक बार डोजेस को भी थोड़ा सा रिपीट करूंगा। सर ओके अगर सर आपका सर रिक्वेस्ट अगर रहेगी नी पेन आप सर आशुतोष सर प्लीज एक बार अपना क्वेश्चन कर ले, उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन क्वेश्चन कर रहा था वो अपना क्वेश्चन आस्क आउट करें। जी आशुतोष सर बोलिए। सर ये अगर कोई नी पेन कह के आ रहा है तो हम कैसे पहचानेंगे कि सर ये बोन का डिजीज है या मसल का है? सर उसमें मैंने आपको बताया कि जो उसका जो उसका मेन जो पेन का जो एरिया होगा ना वो, और उसमें आपकी दो चीजें होंगी। अगर मान लीजिए उसको सिर्फ जॉइंट की पेन होती ना तो वो सिर्फ जॉइंट के अंदर ही रहेगी, ठीक है। पर अगर वो बताता है कि उसकी पेन ऊपर को जा रही है नीचे को जा रही है, तो वहां पे आप उसको एक कंक्लूजन बना सकते हैं कि इसमें आपका जो मसल है वो इंक्लूडेड है सर। जी। और सर ये हील पेन जो होता है ये बोन का पेन है या मसल का पेन है सर? ये सर आपका मैक्सिमम टाइम बोन बेस पेन ही होता है, इसी के अंदर आपका C4 का यूज किया जाता है। अभी जो लास्ट में जो C4 का मैंने आपको कंक्लूजन बताना है उसमें मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीजों के रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, वो उसमें करेंगे। ठीक है सर, जी ठीक है सर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
कोई भी अपना कोई क्वेश्चन आस्क आउट करना चाह रहा है, प्लीज। जी सर। जी सर। मैं पेटेंट भी देना सर। जी। पेटेंट का। पेटेंट को बस सर जब मैं कंक्लूड करता हूँ ना करूंगा, उस समय एक बार पेटेंट को इंक्लूड करता हूँ। ओके सर। थैंक यू सर। जी ठीक है। सर जब नर्व में सिकुड़ जाती है ना लूमर में, जी 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 जी। तो कई बार मसल्स पेन भी, लिगामेंट में भी स्वेलिंग आने से सिकुड़ जाती है, और कई बार डिसहार्निएशन सिकुड़ जाती है, तो उसमें क्या दें अपन? उसमें सर आपका, अगर आपको क्लियर हो रहा है कि मसल बेस ही है ना, तो उसमें तो आपका S2C2 ही चलेगा, है ना, S3C3। और उसमें फिर कुछ समय के बाद उसमें आप S5 एंड S6C5C6 को भी इंक्लूड करके देख सकते हैं सर। तो डिसहार्निएशन में चल सकती है? जी किसी देखो, फाइनल कोड आपके एलोकेशन में नसों के ऊपर प्रभाव जा रहा है ना। जी। जी बस उसमें आप कुछ समय के बाद आप उसमें मान लीजिए, अब देखिए ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो गई, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड के अंदर आ गया, तो वहां पे आप C2 जो हीलिंग फॉर्मूला है, सॉरी क्योरिंग फॉर्मूला, उसको आप एज इट इज रखिए। बस हीलिंग में आप C2 C5 कुछ भी मत कीजिए, उसको C1 कर दीजिए। वहां पे आपका रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है सर। और ये स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस में भी चल जाएगा? स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस के अंदर सर थोड़ा सा इसमें मैं आपको इसके अंदर आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेन आपका S5 और C1 का यूज होता है, और साथ में C17 का यूज होता है। इसमें आपका साथ में पेट्रोल का भी यूज होता है। तो ये थोड़ा सा आपका अलग उसमें चला जाता है सर, क्योंकि वो आपका दो चीजों, वो आपका न्यूरोलॉजिकल बेस्ड डिजीज में आ जाती है प्योरली ना। तो हम जब नर्वस में भी करेंगे डिस्कस, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आपके ओके पास सर, कोई ओके। पेशेंट है ऐसा जिसमें आपको रिजल्ट आने में दिक्कत हो रही है, या आपके पास आया है, आपके पास नंबर है, आप में से बात कीजिए, उसके सिम्टम्स को देख के और उसके थोड़ी सी कंडीशन को देख के हम एक उसका एडुकेट फॉर्मूला बना के अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। ठीक, मैं आपको एमआरआई सेंड करूंगा। और मेरा एक जी क्वेश्चन ये है कि सर, ये लाइफ टाइम क्योर होता है कि फिर कुछ टेम्परेरी क्योर सर, रहता है? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो भी चीज क्योर होगी वो लाइफ टाइम ही क्योर होगी उसको। हाँ एक बात मैं बताता हूँ, मान लीजिए आपके पास एक पेशेंट आया, वो पिछले 10 साल का पेशेंट था, ठीक है, और वो 10 साल में इतनी जगह से घिस पिट कर आया है कि अब उसकी बॉडी ही उस तरह से सस्टेन नहीं कर पा रही है ना। तो उसमें वो कितना क्योर होता है वो एक अलग बात है। हम दो चीजों की तो हम बोल सकते हैं, उसकी पेन खत्म हो जाएगी वो भी हो सकता है, पर हो सकता है कि उसकी फंक्शनैलिटी पूरी तरह से वापस ना आए, है ना, पर उसको वो चीजें दोबारा नहीं होगी, इस चीज की गारंटी है सर। तो इसमें जो ओके मेन सर। जो चीज आपको देखनी है वो यही है कि कितना पुराना पेशेंट है और उसके साथ क्या क्या दुर्गति हो चुकी है। ओके सर, मैं आपको शेयर करता हूँ पर्सनली। जी श्योर सर, श्योर। सर मैं गौरव पानीपत से। जी सर। सर मेरे को एक ना, जैसे कई बार पेशेंट में ना नर्व डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी, तो जी जी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी के लिए सर हम क्या, सर हम पेशेंट को दें सर? आप उसमें सर S5C10W का एक जो विटामिन बेस, कोई भी आपके पास विटामिन मिनरल या किसी भी डेफिशिएंसी बेस आपके पास पेशेंट आता है, तो उसमें S5C10W का यूज करवाएं, आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता ही है। और तो ये अगर सर आप, सारे, जी, बोलिए बोलिए सर, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। और अगर आप पेटेंट यूज कर रहे हैं तो सिर्फ मेगाटोन एंड केपिटोन का यूज करवा सकते हैं, आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। जी ओके, आगे एल प्लीज। फाइव L5 C10W का ही सर दें, L5 C10 और W? हाँ जी, ये आप यूज करेंगे आपको बेस्ट रिस्पॉन्स मिलेगा सर। ये नर्व डिसऑर्डर में विटामिन B12 डेफिशिएंसी में अच्छा काम करेगा? किसी भी तरह की डेफिशिएंसी के लिए अगर आपको लगता है कि डेफिशिएंसी है, तो उसमें अब यस नर्व बेस की कंडीशन है, तो उसमें तो पहले आपको S5C1 का ही यूज करवाना पड़ेगा, पूरा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा ना, S1L1 S5L1BE C1N1GE या YE, जो भी उसके अकॉर्डिंग के कंडीशन के अकॉर्डिंग है ना। ओके ओके जी। ओके, थैंक यू सर। नर्व के ऊपर अभी हमने डिस्कस किया नहीं है, पर नेक्स्ट नर्व के ऊपर भी जरूर डिस्कस करेंगे। ओके नेक्स्ट प्लीज। तो आज जो मैंने आपसे डिस्कस किया उसमें हमने दो तरह के फॉर्मूला को डिस्कस किया है। मैं अभी उसको रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ को भी जाने का समय हो रहा है। आपको ये वीडियो ऑनलाइन मिल जाएगा, आप इस वीडियो को उसमें देख सकते हैं।
जो यूज ऑफ रैपिड डोज है उसको प्लीज हमेशा अपने माइंड में रखें कि रैपिड डोज को आपको कैसे यूज करवाना है। अपने सेशन को कंक्लूड करते हुए एक, जैसे कि सर ने बोला, मैं लास्ट में थोड़ा सा पेटेंट को भी जरूर डिस्कस करूंगा। जो आपका इन दोनों डिजीज में जो कॉमन पेटेंट, आपके कोई भी डिफरेंट तरह के पेटेंट नहीं है, आपके इसमें कॉमन पेटेंट है। उसमें जो एक चीज जो कॉमन है, जैसा कि कल लास्ट में जाते वक्त मैंने आपसे पूछा था कि आपको उसके जो शारीरिक समानिक जो सिम्टम पूछने हैं, अगर मान लीजिए पेट के रिगार्डिंग सिम्टम बता रहा है तो वहां पे एनजीप्लेक्स एपिजैम का यूज करवा दीजिए। अगर आपको वो पेशाब और नींद के रिगार्डिंग सिम्टम बता रहा है तो वहां पे एल्कोलिन मेमरोटोन का यूज करवा सकते हैं। और उसके अलावा अगर वो आपको कोई यूनिक सिम्टम कमजोरी वगैरह के रिगार्डिंग बता रहे तो मेगाटोन यूज करवा सकते हैं। पर इस कंडीशन ऑफ डिजीज में आप क्या क्या यूज करवाने वाले हैं उसको, एक एल्कोलिन, एक लिवोएसआर, ये दो आप उसको यूज करवाएंगे। और लिवोएसआर को आप बीच बीच में चेंज करते रहेंगे मेमरोटोन के साथ। टैबलेट जो आप इसमें देंगे वो आप देंगे इसमें 2 नंबर, 5 नंबर, इसको भी आप चेंज करवा, आपको सारी को एक साथ नहीं देना है। 2 हफ्ते के लिए कुछ टैबलेट दे दीजिए, 2 नंबर, 5 नंबर, फिर आपका 21 नंबर और 18 नंबर। इन टैबलेट को आप 18 नंबर आपकी ओडीएस चलेगी, दिन में एक बार चलेगी। 21 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर को आप रोटेशन में पेशेंट को दे सकते हैं। कुछ टाइम के लिए मान लीजिए 21 नंबर और 2 नंबर दे दी, कुछ टाइम के लिए 5 नंबर और 21 नंबर दे दी, इस तरह से आप उसको रोटेशन में कर सकते हैं। तो अगर पेटेंट की बात की जाए तो आपका एल्कोलिन एंड लिवोएसआर शुड बी चेंज विद मेमरोटोन। टाइम टू टाइम उसको मेमरोटोन के साथ चेंज करते रहना चाहिए, लिवोएसआर को, एल्कोलिन को नहीं करना है। और उसके बाद अगर मान लीजिए गैस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट भी, इसमें गैस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन भी इंक्लूडेड है, तो एनजीप्लेक्स को और एपिजैम को आप टाइम टू टाइम यूज करवा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको बेसिक पैटर्न बता रहा हूं, एडवांस पे हम ड्रॉप्स के ऊपर अभी नहीं जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये आपके क्वेश्चन का रिप्लाई था। तो अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ को जाऊंगा हमारे लेक्चर के, जो कि आपका डाइल्यूशन एंड डोजेज है। डाइल्यूशन एंड डोजेज में अभी तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो है आपका हमने D5 को डिस्कस किया। D5 को क्यों यूज करना चाहिए उसके बारे में आपको बताया गया, मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ करता चलूंगा साथ में। D5 को इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि वो न्यूट्रल डोज होती है, तो इसलिए आप उसको यूज करवाएंगे तो पेशेंट के अंदर किसी भी तरह की हाइपर सिम्टम या फिर कोई भी हाइपो कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। पेशेंट के अंदर रिलीफ तो आएगा, पर आपको इससे एक चीज क्लियर हो जाएगी कि दवाई की क्या एफिकेसी है, मेडिसिन की एफिकेसी क्या है, और सही है या नहीं है, वो चीज आपको क्लियर हो जाएगा। एक बात। दूसरा, हमने डिस्कस किया गया था कि अगर मान लीजिए लंबे समय तक आप किसी को D4 दे रहे थे, D5 दे रहे थे, तो आपको उसको D4 ही करना है। और अगर आप किसी को D6 देते हैं तो उसके बाद आप उसको D5 नहीं देना चाहिए, आपको उसको D4 कर देना चाहिए। इन दो कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने डिस्कस किया था। इस चीज को अगर टेक्निकल वे में थोड़ा सा आगे चल के हम इसको जब टेम्परामेंट की डिस्कशन करेंगे और डिजीज की डिस्कशन करेंगे इन प्रॉपर में, तो उसमें इस चीज को भी इंक्लूड किया जाएगा। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक कमांड है, एक आदेश समझ लीजिए उसको। उस आदेश को आपको उसी तरह से पालन करना है, उसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। अपना दिमाग आप कब लगाने के लायक बनेंगे, जब आपने उस आदेश को पालन करके 30-40 बस 15-20-30-40 पेशेंट को चेक किया हो, उसमें रिजल्ट लिया हो, कुछ में रिजल्ट आया, कुछ में नहीं आया, आपको मालूम पड़ेगा कि किस में रिजल्ट आया तो उसमें क्या क्या हुआ था, जिसमें नहीं आया उसमें हमने क्या क्या किया, क्यों नहीं आया। तब जाके आपका अपना खुद का माइंड उस चीज में आप लगाने के योग्य बनते हैं। और उसके बाद आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम D6 के ऊपर। तो D6 हमें कब देना चाहिए, आज हम उस चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो D6 आपको कब देना है वो है आपका मान लीजिए आपके पास खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, डायरिया, इस सब पेशेंट आते हैं, तो उसमें आप उनका जो फॉर्मूला बनाएंगे वो आप D6 में बनाएंगे। और D6 में बनाने के बाद भी आप उसको जो देंगे वो और लाइटर टू लाइटर डोज में ले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसको आप 1 लीटर पानी के अंदर 15 बूंदे डाल के 1 लीटर पानी आप उसको पूरे दिन के अंदर पिला रहे हैं ना, इस तरह से आप उसको करेंगे। विद इन
अब डोज, दूसरा पार्ट आता है कि डोज में कि उसको कब कब देना है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा जिक्र हो चुका है पहले भी, पर आज भी बेशक उस पर किया जाएगा। तो D6 की डोज के अकॉर्डिंग भी उस पर हम थोड़ा सा एक डिस्कशन जरूर करेंगे। तो फर्स्ट जो कंडीशन होती है D6 की, वो आपकी जो एक्यूट पेशेंट्स होते हैं, सीजनल पेशेंट्स होते हैं, उसके अंदर आप उसको D6 को यूज करवाएंगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड, आपका जो D6 यूज करने का कंडीशन है वो क्या है कि आपने किसी पर्सन को D5 में ट्रीटमेंट दिया और उसको वो लंबे समय तक चल रहा था, किसी कारणवश आप उसको 1.5 महीने तक आप उसको चेंज नहीं कर पाए, 1.5 महीने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर पाए उसको, क्योंकि कारणवश ये क्योंकि उसको रिजल्ट आ रहा था। अब क्या होगा, 3 महीने का समय हो गया और पेशेंट को रिस्पॉन्स आ रहा था, पर अब आना रुक गया एकदम से, और हो सकता है कि वो दोबारा भी उल्टी की तरफ होने लग पड़ा थोड़ा सा। वो ज्यादा गिरेगा नहीं, पर थोड़ा सा तो उसको वो पेशेंट घबरा जाएगा जब उसको वो सिम्टम एक बार भी अगर दोबारा हुआ तो घबरा जाता है उस समय में। तो उस तरह के कंडीशन में आप D5 से उसको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 2 वीक्स के लिए D6 का यूज करवाएंगे, उससे ज्यादा उसको आप D6 का यूज नहीं करवाएंगे। उसके बाद आप उसको D4 में ले जाते हैं। सेकंड कंडीशन आपकी यही हुई कि अगर लंबे समय तक आप उसको D5 में दे रहे थे और बॉडी में रेजिस्टेंस बन गई उसकी, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस ऑफ रेमेडी। अगर बॉडी में रेजिस्टेंस बन गई, एलोपैथी वाले mg बढ़ा देते हैं, आयुर्वेदा वालों का मुझे नहीं मालूम, होम्योपैथी वालों का मुझे नहीं मालूम, पोटेंसी बढ़ाते कम करते होंगे, पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वालों को क्या करना चाहिए, उस समय उसका डाइल्यूशन चेंज करके देख लेना चाहिए एक बार, जो कि D5 है या फिर D4 भी हो रहा है तो भी आप उसको एक बार D6 लेके जाइए 2 हफ्ते के लिए, उसके बाद दोबारा उसको आप D5 नहीं लेके आएंगे, पर उसको आप D4 में ले जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि D6 में अगर चल रहा है कुछ समय के बाद उसको आपको D4 में लेके जाना चाहिए। एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन वही जैसे मैंने आपको बताया, थर्ड कंडीशन यही कि अगर मान लीजिए D4 दे रहे थे, देते देते पेशेंट के अंदर रिलीफ भी था, पर अचानक से वो चीज दोबारा हो गई है, तो उस समय आप उसको D6 का देके देखिए, पर लंबा समय तक नहीं चलाना है कभी भी। जैसे ही रिलीफ आना शुरू हो जाए दोबारा उसको D4 पे लेके चले जाना है। तो ये 3 बेसिक कंडीशन होती है जिसमें आपको D5 से, जिसमें आपको D6 का यूज करवाना है। फर्स्ट, इन नेचर बेस किसी भी तरह की एक्यूट डिजीज में आपको D6 का यूज करवाना है। उसमें भी आप सबसे पहले लाइटर टू लाइटर लेके जाएंगे। लाइटर टू लाइटर लेके जाने के बाद जब उसके अंदर रिलीफ आना शुरू हो जाता है, विद इन 3 डेज to 5 डेज में आप उसका जो डोज है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे। जैसे मान लीजिए आप उसको एक बोतल की जगह पे आप उसको हर 2 घंटे पे 1 चम्मच पानी के अंदर 5 बूंद डाल के पिलाना शुरू कर दिया। इस तरह से आप उसकी डोज को कम करते जाएंगे। पर ये पार्ट है डोजेस का, जिसको भी हम डिस्कस कर लेंगे एक बार। तो जो डाइल्यूशन को मैंने जो बात की, उसके ऊपर किसी को कोई डाउट तो प्लीज मेरे से एक बार इस चीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन कर ले। जो D6 के रिगार्डिंग हमने बात की है उसके रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट तो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। सर आपने जो आपने 1 लीटर पानी में 15 बूंदे डाल के लाइटर बनाना है, उसको डोज कैसे देनी है सर सर? जैसे उसको कितने टाइम? उसको जब कल जैसे हमने बताया था, जब आप उसको शुरू करेंगे, जब आप उसको शुरू करेंगे तो उस समय आप जैसे हर आधे घंटे पे उसको पिला रहे हैं 1-1 घूंट, फिर 2 से 3 घंटे के बाद उसको आप 1 घंटे पे कर देंगे, फिर उससे अगले 2 से 3 घंटे के बाद आप उसको 2 घंटे पे कर देंगे। मान लीजिए उस समय अगला दिन आ चुका है, तो ये प्रोसेस आपका टोटल 72 घंटे तक चलेगा। हर 2 से 3 घंटे के बाद आप उसका टाइमिंग जो है वो बढ़ाते जाएंगे सर, 1-1 घंटा आगे बढ़ाते जाएंगे। शुभम सर क्लियर? थैंक यू सर। डॉक्टर सुमन लता जी का भी इसमें आ रहा था, क्या उनका कोई क्वेश्चन है? डॉक्टर सुमन लता जी, डॉक्टर शिवराज जी का भी एक माइक ऑन हुआ था, क्या उनका कोई क्वेश्चन है? डॉक्टर शिवराज जी आपका कोई क्वेश्चन? हेलो जी, डॉक्टर उपेंद्र प्रजापति जी प्लीज बोलिए। बोला सर कि मेडिसिन भी इसमें पढ़ाया जाएगा हाँ जी, क्लास में? मेडिसिन पढ़ाया जाएगा? जी जी सर, मेडिसिन, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का टोटल? मेडिसिन को भी पढ़ाया जाएगा। मेडिसिन जो आपकी पढ़ाई जाएगी वो इस बार आपका इन कॉन्टैक्ट विद
डायग्नोसिस, इलेक्ट्रोपैथिक डायग्नोसिस, टेम्परामेंटल एंड साइकोलॉजिकल इंडिकेशन, इसके अंदर मेडिसिन के ऊपर पूरे अच्छे तरह से डिस्कस किया गया है। तो आपको मेडिसिन को भी अच्छी तरह से इस बार पढ़ाया जाएगा सर। एक बार ये डाइल्यूशन का चैप्टर देखिए, आज डाइल्यूशन खत्म हो गया, कल से हो सकता है कि या फिर नेक्स्ट वीक से हो सकता है हम थोड़ा सा मेडिसिन को भी साथ में इंक्लूड करना शुरू कर दें। सर प्लांट के साथ पढ़ाया जाएगा कि सिर्फ जी मेडिसिन जी चलेगा? सर, अच्छा आप इससे पुराने वाले हमारे उसमें जुड़े हैं? नहीं सर, ये फर्स्ट मेरा क्लास है। जी, जो पुराने हैं उसमें हमने प्लांट के रिगार्डिंग पे कर दिया हुआ एक बार। आपके जी पास वीडियो का लिंक आया है? जो अभी जो सेशन है उसके वीडियोस का लिंक आया है? नहीं सर, ये हमारे मित्र भेजे हैं लिंक। आप उनको बोलिएगा कि एक बार, आपके पास वैसे नंबर भी आ चुका है आज हमारा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जो चैनल है मैं आपको वो भेज दूंगा। वो आप, जी वरना आप अपने मित्र को भी बोल सकते हैं, वो आपको हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक भेजेंगे। आप उसमें देखिए, उसमें जो पुराने एजुकेशन वीडियोज है उनको भी एक बार जरूर देखें। तो जो चीजें आप हमसे आस्क आउट कर रहे हैं उसको हम एक बार इन ब्रीफ में डिस्कस कर चुके हैं, पर आगे उसको जो जी थोरली जो डिस्कस करना है वो आपके सेशंस में किया जाएगा सर। जी सर। सर एक क्वेश्चन है कि जैसे मेरे पास एक पेशेंट है, जी उनका एसो टाइटर लेवल जो है बढ़ा हुआ है, ठीक है, और दर्द से उनका उठने बैठने में काफी तकलीफ हो रहा है। जी। जी। और मेल उनको मेल एसी फीमेल? एसी फीमेल है सर, और एसिडिटी का भी प्रॉब्लम है उसको, लगभग पेट से भी है एज क्या प्रॉब्लम। है उनकी? तो एज सर होगा उनका वही 40 के करीब, 40। 40? जी ओके, कितने समय से है इनको ये दिक्कत? सर, पहले जी, पेन था लेकिन उतना भी तकलीफ नहीं था। कितने लेकिन समय जब पहले, हमने पहले एसो कब हुआ टाइटर था इसे उनको, कितने कराया, समय पहले हुआ था? लगभग 2 2.5 साल से है सर। और ये भी जब एसो टाइटर इसे कराया तो लगभग 300 करीब है, 300+। बोलिए एक बार, फिर से बोलिए। नहीं सर, मुझे आपने पहले टाइम पीरियड बताइए। सर लगभग 2 ईयर से है, 2 साल से। 2 ईयर से इनको ये चीज हो रही है, ठीक है। और जी। क्या इसी दौरान पे उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में भी चेंजेस आए थे? नहीं सर, उस समय कोई बदलाव नहीं है। और ये पेट से रिलेटेड सर, ये कॉन्स्टिपेशन और गैस की शिकायत है, सर इसमें, सिम्टम पर ये आ अगर रहा है। इसमें अगर एज को भी हम कंसिडर करें और कुछ अदर जी चीजों को भी कंसिडर करें तो ये मोस्ट प्रोबेबली हार्मोनल डिसबैलेंस और जो थर्ड फेस हार्मोन चेंजेस है उसके तरफ को इशारा कर रहे हैं। क्योंकि जो चीज पहले 42 43 में होती थी अब वो 35 to 38 में होना शुरू हो चुका है ना। 40 ईयर। जी। जी। तो तो सर आप, ऐसे कंडीशन में तो जैसे ऐसे कंडीशन में इसको पेशेंट का कुछ सिम्टम जैसे आ रहा है कि उसको चलने में काफी तकलीफ हो रहा है, और सर पेन जो है वो समय पर बढ़ रहा है, तो ऐसे मैंने कंडीशन आपको, में तो कुछ होगा ना प्रोटोकॉल जो फिक्स ये नहीं सिलेक्ट वो करे देखिए, और 100% रिजल्ट है? इलेक्ट्रोम्पैथी का एक ही फिक्स प्रोटोकॉल है, वो है कॉज ऑफ डिजीज। जी आप जी। उसको थोड़ी सर देर के लिए तो आप उसको थोड़ी देर के लिए तो S5C1G दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, उसको उस चीज के ऊपर रिजल्ट रिस्पॉन्स आएगा। पर उसके बाद उसको वही एलोपैथी की तरह खाना छोड़ेगा तो दोबारा शुरू हो जाएगा। इसलिए जो आपको जब उसको क्लियर करना है, आप कुछ मत कीजिएगा, आप उसको पहले हार्मोनल डिसबैलेंस का या फिर इसमें बुक में मेनोपॉज का जो ट्रीटमेंट है, आप उसको एक बार वो देके देखिए 2 हफ्ते के लिए। जब पेशेंट को आप अपनी तरफ से ट्रीटमेंट देते हैं ना, उसको सिर्फ एक बात बोलनी है जी आपने कि मैं आपको 2 हफ्ते के लिए टेस्टिंग डोज दे रहा हूँ। ये डोज आप पे जी किस तरह की असर करती है वो डिसाइड करेगा कि आगे आपका ट्रीटमेंट क्या चलेगा, है ना। इससे आपका भी जी मान रह जाता है और पेशेंट के दिमाग में बात आती है कि मुझे भी टेस्टिंग डोज दी गई है। अगर वो सही चल पड़ी तो आप वही बोलेंगे कि भाई इसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर नहीं की तो आपने तो पहले बोला था कि टेस्टिंग डोज है, तो चेंज करने के पास आपके पास ऑप्शन है ना। जी। और जी सर एक बात और है, जैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर किसी दर्द का पेशेंट आ रहा है, जी नॉर्मली अगर किसी का दर्द है, गिरने उड़ने से लग गया या किसी अदर कॉज के कारण हो गया, हाँ जी। तो इसमें कितने समय में रिजल्ट मिल जाता है दर्द में? सर अभी ये मैंने लास्ट आपसे एक बार डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोपैथी में पेन के लिए रिस्पॉन्स तो है। आप रेड इलेक्ट्रिसिटी का यूज जी करवाएंगे रैपिड में पेन रुकना शुरू, C1RE का यूज करवाइए, पेन रुकना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और जी वो खत्म भी हो जाएगा। पर अगर उसके अलावा पेशेंट कोई भी पेन किलर ले रहा है या कोई अदर चीज ले रहा है, अगर आप उसके साथ उसको चलने देंगे तो वो उसका परमानेंट इलाज बहुत जल्दी हो जाता है। आपको अदर चीज को बंद नहीं करवाना है, बस वो खुद ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। वो कैसे होती है, मान लीजिए आपका दर्द का पेशेंट आया, वो अब जी ऐसा तो है नहीं कि वो पिछले, मान लीजिए उसको, बेशक उसको 1 हफ्ते पहले दर्द हुई, पर 1 हफ्ते में उसने 3 बार पेन किलर खा लिया दर्द को कंट्रोल करने के लिए। जब खाता कंट्रोल जी हो जाता है 2 दिन के बाद दोबारा हो जा रहा है ना।
अब वो आपसे दवाई लेके गया, तो जो उसने एक हफ्ते में 3 बार खाया था, अगले 2 हफ्ते में उसको 1 बार 2 बार खाना पड़ा, तो ऑटोमेटिकली चेंज आ गया ना। जी तो इस तरह की चीजों के साथ आप जब थोड़ा सा चलेंगे शुरुआती दौर में, तो वो आपको आगे रिजल्ट मिलेगा और आपका पेशेंट क्योर रहेगा सर। जी ठीक है सर। और अगर आप न्यू जुड़ रहे हैं तो प्लीज कस्टमर केयर के साथ जुड़े और टाइम टू टाइम पेशेंट को डिस्कस करें। जितने जल्दी कोई भी पर्सन अपने बेसिक 30 पेशेंट को जल्दी से जल्दी डिस्कस कर लेता है और क्योर कर लेता है, पूरी तरह से डिस्कशन करने में कामयाब हो जाता है, उसको अपनी प्रैक्टिस में कामयाबी मिल जाती है। सॉरी फॉर अ मोमेंट प्लीज। हेलो। जी सर। सर आप म्यूट पे चल रहे हो। सॉरी। ओके। देखिए, मुझे जितना लगता है कि अभी हम जितने आपस में जितने भी सेशन करते हैं, चाहे आज कर रहे हैं या उससे पहले कभी हम करते थे, तो कोई ना कोई हम रोज नई चीज आपस में सीखने को मिलती ही है ना, जानने को मिल ही रही है हमें। तो यही प्रोसेस ऑफ लर्निंग भी होता है, ये कभी रुकने वाला प्रोसेस नहीं होता, लंबे समय तक ये ऐसे ही चलता रहता है, कालांतर तक, युगांतर तक वो चलता रहता है। और क्योंकि एक शब्द होता है कि बोला कि वो जी पूरा हो गया, तो हमारे उसमें पूरा होना जो माना जाता है उसका मतलब कि वो जा चुका है। तो इसका मतलब इस दुनिया में जो भी पूरा होता है वो चला जाता है, मतलब वो फिर खत्म हो जाती है वो चीज। इसलिए जो चीज थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग में लगी रहती है, आज इंसान जो है ना वो भी अभी इवॉल्व हो रहा है। आज ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आने लग पड़ी है, इंसान ने बना ली है। आज जो इंसान की जो एवोल्यूशन है वो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रही है ज्यादा। तो उसने ऐसी टेक्नोलॉजी बना रखी है कि जिसमें वो नकली शरीर बनाने को लगा हुआ है, कि कल को वो उसमें अपने ब्रेन से वो अपने दिमाग को उसके अंदर फिट करेगा तो वो अमर हो जाएगा, ऐसे सोच के भी वो अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। तो इसलिए जब तक हम सोचते रहेंगे, सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते, एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए हमें हमेशा उस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो नेक्स्ट सेशन के जो प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शुभम जी। तो उनको बुलाने से पहले शुभम जी प्लीज अपना मैंने देखा था आप जुड़ चुके हैं अभी, आप प्लीज अपना जो प्रिपरेशन उस तरह से कंप्लीट कर लीजिए, अपना टेबल को सेट कर लीजिए, ब्लैक अपने बोर्ड को। और आज का जो सेशन रहने वाला है वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भी रहने वाला है। और आगे जाने से पहले जैसे कि अभी तक जो मैंने अपने सेशन में पढ़ाया आपको, हमने डोजेज एंड डाइल्यूशन के ऊपर डिस्कस किया, और आज हमने मस्कुलर बेस्ड डिजीजेस एंड बोन बेस्ड डिजीजेस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन किया। उसके ऊपर हमने कुछ फर्स्ट एड फॉर्मूलाज को डिस्कस किया। इन फॉर्मूलाज को आप पहली बार में ट्रीटमेंट में जब चलाएंगे तो आपको कुछ अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे। और लास्ट, इसके बाद हमें टाइम उतना से शायद से ना मिले तो मैं आपको बता दूं, कल भी मैंने आपसे शेयर किया था कि पेशेंट को जब आप डिस्कस करते हैं तो उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ डिस्कस करने में तो आपको उसको ध्यान रखना ही है, पर इसमें आपको क्या ध्यान रखना है उस चीज का, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर चुका हूं। तो प्लीज जो पेशेंट को डिस्कशन करते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इन फोकस ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, तो आप इन चीजों को जरूर पढ़ें। जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, उसको जरूर पढ़ें। उसके अंदर हाउ टू शेयर योर पेशेंट सिम्टम हिस्ट्री विद कंपनी जो है, उसके अंदर हमने जो आपको बातें बताई हैं पूछने वाली, वो आपको पेशेंट को समझने के अंदर हेल्प करती है। जैसे अभी मैंने इनसे पूछा कि मुझे टाइम बताया जाए कब हुआ था, उसके साथ मुझे ये बताया जाए कि क्या कंडीशंस थी, और बेसिक कंडीशन के ऊपर डिस्कस किया, वही चीजों को उसमें लिखा गया है। तो प्लीज इस इंफॉर्मेशन को जरूर थॉरली स्टडी करें और गाइड के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े। तो शुभम, क्या आप रेडी हो चुके हैं? अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं आप।
हाँ रेडी है, बस कैमरा थोड़ा ओके सा सेटअप 2 ठीक मिनट। है। इस समय आप मेन स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप अपना जब कैमरा ऑन करेंगे तो आप मेन स्क्रीन पे होंगे, सभी लोग आपको देख पाएंगे। 1 मिनट बस। श्योर शुभम, कोई इशू नहीं। मैं पहले जो सेशन रखता था वो मैं 1 से 2 या 2-3 तक मैं इसलिए रखता था क्योंकि जो शाम का टाइम होता है उस समय मेरा थोड़ा सा कंसल्टेशन का टाइम होता है। तो इस समय मेरा एक फोन जो है वो बार बार बस मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज आज चला है। तो अभी उन लोगों को भी अभी मालूम पड़, जैसे मैं टाइम टू टाइम सबको बता रहा हूँ कि सर इस समय अभी थोड़ा एक न्यू अपडेट हुआ है, तो उसमें हम हमारा क्लास का टाइम होता है ये। तो अब उनको भी थोड़ा सा तकलीफ होती है। तो जब आपका अदर सेशन चल रहा होता है तो मैं उस समय उनको भी साथ में रिप्लाई कर रहा होता हूँ, या जिसको आगे रेफर करना हो तो उसको मैं रेफर करता हूँ। शुभम, जैसे ये पहले टेढ़ा होता ना वैसे ही टेढ़ा है अभी भी, ठीक है ठीक है, इसको सीधा कीजिए। अब सही है। बस, बेशक इसको थोड़ा पास में ले जा सकते हैं आप। अब सही है। अच्छा शुभम, थोड़ा सा ये स्टार्ट करने से पहले, हम्म। जो ये वाला जो हमारा पार्ट है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, ये काफी बड़ा जाने वाला है, राइट? हाँ। तो आज जो आप जैसे आपने जो ये पॉइंट्स लिखे हैं ना, हम्म। आप इसको फुल एक्सप्लेनेशन में मत जाइएगा, पर ये जितना भी आपने पॉइंट्स है आप इनको सारों को आज बता दीजिएगा एक बार, ठीक है? ठीक है ठीक। विद और एलोकेशन ऑफ ऑर्गन, कि हम्म। वहां पे ऑर्गन कहाँ पर है। ठीक। ओवर टू यू, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। सबसे पहले सभी को मेरा प्रणाम। कल तक हम लोगों ने जितना पढ़ा था वो बस शॉर्ट में था, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास का। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितना भी टोटल सिस्टम होता है सभी को पढ़ेंगे, और जीरो बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन जो फिजियोलॉजी है उसका मतलब क्या होता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी हुआ कि साइंस का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस को पढ़ते हैं। और हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में टोटल 11 मतलब 11 सिस्टम होते हैं, टोटल 11 सिस्टम होते हैं, जिसमें से मेन 9 सिस्टम होते हैं। तो सबसे पहले जो सिस्टम वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोग पाचन में पाचन करवाने वाले जो भी ग्लैंड हैं या एंजाइम उन सबके बारे में पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें हम लोग हार्ट, ब्लड वेसल्स और उससे जुड़े जो भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो श्वसन क्रिया मतलब जो सांस लेने में जो भी ग्लैंड काम आता है, जैसे लंग्स हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया, एल्वुलाई हो गया, ये सब। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए उसमें जो भी ग्लैंड हेल्प करता है या उसका जो भी प्रोसेस होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम में हम लोग ब्रेन, नर्व, स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग हार्मोन्स बनाने वाले और हार्मोन्स रेगुलेट करने वाले ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। स्केलेटल सिस्टम में हम लोग बोन्स और जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। और मस्कुलर सिस्टम में हम लोग मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस, ओवरी, जो जो भी ग्लैंड है उनके बारे में, उनके हार्मोन्स और एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में जो सिस्टम है वो लिम्फेटिक और
इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। इस लिम्फेटिक में हम लोग लिम्फ नोड्स सबके बारे में पढ़ेंगे। और एक लास्ट है इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम में हम लोग स्किन, नेल्स और हेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो मेन इसमें से जो 9 सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम और लास्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन किसको कहते हैं। हाँ, एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में बाय मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस, उसको हम लोग डाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। मतलब एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कॉम्प्लेक्स, जो भी हम लोग कुछ खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, तो उसी को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम या तोड़ने का प्रोसेस डाइजेशन होता है, जो मैकेनिकल मतलब टीथ के हेल्प से, और बायोकेमिकल जो एंजाइम के हेल्प से जो टूटता है सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में, उसको हम लोग डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और वो जो जो हेल्प करता है उसमें उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हम लोग जो भी खाते हैं तो वो कुछ फूड कंपोनेंट्स में के रूप में खाते हैं। तो वो हमारे जो बॉडी में फूड कंपोनेंट्स के रूप में जो खाते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज या जिसको हम लोग डाइटरी फाइबर भी कहते हैं। तो इसमें से जो मेन 5 कंपोनेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड, विटामिन, मिनरल्स और लास्ट वाटर। अब हम लोग जानेंगे कि जो फूड कंपोनेंट वो हमारे बॉडी में कौन कौन डाइजेस्ट होता है, कौन एब्जॉर्ब होता है। मतलब हम कुछ भी जो खाते हैं तो सब फूड कंपोनेंट डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ ऐसा कंपोनेंट भी है जो डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा बॉडी। तो हम लोग देखेंगे पहले। से देख लो फोन करके, जैसे क्लास लगी है, मैं क्लास करूँ तो मैं तो क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं तो सभी करके मैं फोन कर लेता हूँ। तेरे को मैं ठीक है कुछ पढ़ रहा था। चलो मैंने किया था बार बार फोन बात लगा फूड कंपोनेंट ये जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक डाइजेस्टेबल और एक नॉन डाइजेस्टेबल। अब जो फूड कंपोनेंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, डाइजेस्टेबल और नॉन डाइजेस्टेबल। जो डाइजेस्टेबल है ये क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के रूप में होता है और ये सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में टूटता है एंजाइम के हेल्प से। और जो नॉन डाइजेस्टेबल है वो सिंपल मॉलिक्यूल में ही रहता है, बस क्या होता है वो हमारे बॉडी में जाकर के एब्जॉर्ब कर लेता है। तो डाइजेस्टेबल कंपोनेंट कौन कौन सा हो वो देखेंगे। सबसे पहला जो है वो है कार्बोहाइड्रेट, फिर सेकेंड प्रोटीन और थर्ड फैट या लिपिड। ये 3 फूड कंपोनेंट है जो डाइजेस्टेबल है, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स के रूप में रहता है और सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में टूटता है एंजाइम के हेल्प से। और जो नॉन डाइजेस्टेबल है मतलब जो सिंपल मॉलिक्यूल्स में रहता है बस वो हमारे बॉडी में जाकर के एब्जॉर्ब करता है, वो है विटामिन एंड मिनरल्स। तो
हम लोग क्या देखे पहले कि फूड कंपोनेंट्स जो है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। और जो एक्स्ट्रा है वो है रफेज, और जिसको हम लोग डाइटरी फाइबर भी कहते हैं। जो हमारा जो फूड कंपोनेंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, डाइजेस्टिबल और नॉन डाइजेस्टिबल। डाइजेस्टिबल मतलब क्या हुआ कि जो हमारे बॉडी में कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स रूप में जाता है और वो सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में टूटता है इंजाइम के हेल्प से। तो वो कौन कौन है? वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स और लिपिड्स है। और जो सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में हम लोग इंटेक करते हैं और वो डायरेक्टली जाकर के एब्जॉर्ब करता है, मतलब उसमें इंजाइम का हेल्प नहीं होता है और वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में रहता है, वो है विटामिन और मिनरल्स। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है हमारे बॉडी में, एक है एलिमेंट्री कैनाल और एक है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो हमारा माउथ से स्टार्ट होकर के एनस तक एंड होता है। और जो अलग जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हेल्प करता है एक अदरवाइज ग्लैंड के रूप में जो एंजाइम क्रिएट करता है। तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है ये माउथ यहाँ से स्टार्ट होकर के ये ईसोफेगस है, इसको हम लोग फूड पाइप कहते हैं। माउथ से स्टार्ट होके फूड पाइप, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लास्ट में जाकर के एनस पे खत्म होता है। और जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो है सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर। जहां तक हम लोगों ने लीवर और पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर को इन ब्रीफ में पढ़ लिया था, अब आगे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन हम करेंगे। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो माउथ है। ये माउथ से स्टार्ट होता है, फिर ईसोफेगस, कोई ना आए कौन आ जिसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। उसके बाद स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में एनस। हमारा एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होकर के एनस में एंड होता है। माउथ फर्स्ट पार्ट, फिर ईसोफेगस जिसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, मतलब खाने की नली, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, लास्ट में एनस। और हमारा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आता है वो है सैलिवरी ग्लैंड। पहले सैलिवरी ग्लैंड उसको कहते हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है, मतलब लार। उसके बाद लीवर, पैनक्रियास,
और गॉल ब्लैडर। तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पूरा है, इसके बारे में हम लोग ये फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो जहाँ तक हम लीवर, पैंक्रियास और गॉल ब्लैडर को शॉर्ट में पढ़ चुके थे, सैलिवरी ग्लैंड बचा हुआ था, और माउथ से लेकर के एनस तक हम लोग इसका फंक्शंस और एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सैलिवरी ग्लैंड। सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? और जी शुभम जी। ठीक ठीक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड ये हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है और ये सलाइवा प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस सलाइवा, सलाइवा माने लार। और हमारे माउथ में ही 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है, और जो रेस्ट 70% बचता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब छोटी आंत में डाइजेस्ट होता है। तो 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट इन माउथ, सैलिवरी ग्लैंड में, क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड जो है वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। और जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड है वो, उसमें 2 एंजाइम प्रेजेंट होता है। पहला एमाइलेज और दूसरा लाइसोजाइम। तो जो हमारा ला है, मतलब सलाइवा है, ठीक है, उसमें 2 एंजाइम प्रेजेंट होता है, एक अमाइलेज, एक लाइसोजाइम। और जो ये अमाइलेज है यही 30% कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है। और जो लाइसोजाइम है ये हमारे मुंह में आने वाले जो भी बैक्टीरिया या वायरस है उसके अगेंस्ट लड़ता है, मतलब किल बैक्टीरिया या वायरस। अब हमारा जो सैलिवरी ग्लैंड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सब लोग को ये दिख रहा है ना क्लियर? सभी लोगों को ये क्लियर दिख जी रहा है? दिख रहा जी है? जी जी जी। फॉर द टाइम बिंग ये सब कुछ सही है, और जब आप नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे तो इनको हाँ लास्ट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके हाँ, नोट्स में प्रॉपर अच्छे से डिटेल और ऐसा रहे इसमें प्रॉपर आपको समझ में आएगा। अभी मैं बस ऐसे ही बता रहा जी हूँ। बिल्कुल। सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट किए ग्लैंड वो है सैलिवरी ग्लैंड, जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन माउथ। और ये जो है सलाइवा प्रोड्यूस करता है, मतलब लार प्रोड्यूस करता है, और हमारे माउथ में ही जो है वो 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है। और जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड है जिससे सलाइवा प्रोड्यूस करता है उसमें 2 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एक एमाइलेज, एक लाइसोजाइम। अमाइलेज जो है वो ही 30% कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है, और जो लाइसोजाइम है वो हमारे मुंह में आने वाले बैक्टीरिया, वायरस या जो भी पैथोजन उसके अगेंस्ट लड़ता है, मतलब किल बैक्टीरिया और वायरस। अब सैलिवरी ग्लैंड जो है हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है।
divided into 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट जो है वो है पैराटॉइड, दूसरा सबलिंगुअल, और तीसरा जो है वो है सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबल या मैंडिबुलर। हमारा जो सैलिवरी ग्लैंड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पैराटॉइड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल। पैराटॉइड जो है वो हमारे चिक्स के बीच में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन आवर चिक्स और जो है सबलिंगुअल है ये हमारे टंग पे प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन टंग, हमारा जो पैराटॉइड है वो प्रेजेंट बिटवीन आवर चिक्स, ये हमारे गाल के बीच में प्रेजेंट होता है, और जो वो सबलिंगुअल है ये हमारे जीभ पे प्रेजेंट होता है, और जो हमारा थर्ड है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, ये हमारा अपर जॉ और ये लोअर जॉ, मतलब ये हमारे जो सब मैक्सिलरी है वो अपर जॉ मतलब ऊपर वाले जबड़े पे प्रेजेंट होता है, और सब मैंडिबल वो लोअर जॉ मतलब वो नीचे वाले जबड़े पे प्रेजेंट होता है। तो फिर से देखते हैं, सैलिवरी ग्लैंड जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। सबसे पहला पैराटॉइड जो हमारे चिक्स के बीच में प्रेजेंट होता है, दूसरा सबलिंगुअल जो हमारे टंग पे प्रेजेंट होता है, और थर्ड सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल। सब मैक्सिलरी जो अपर जॉ हमारे ऊपर वाले जबड़े पे प्रेजेंट होता है, और जो सब मैंडिबल है वो लोअर जॉ मतलब हमारे नीचे वाले जबड़े पे प्रेजेंट होता है। ये तीनों मिलकर सैलिवरी ग्लैंड बनते हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है और 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, और जो सलाइवा में एंजाइम होता है वो एमाइलेज होता है, लाइसोजाइम एमाइलेज 30% कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है, और जो रेस्ट 70% है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेस्ट होगा। जो लाइसोजाइम है सेकेंड एंजाइम सलाइवा में, वो हमारे मुंह में आने वाले पैथोजन बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट लड़ता है मतलब मारता है। तो इतना सैलिवरी ग्लैंड था। ओके शुभम, हाँ अब आप आज के लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। ओके, वो जो अभी तक हाँ आपने पढ़ाया उसको एक बार रिपीट करेंगे। अच्छा ठीक है, टाइम हो गया क्या? नहीं, टाइम का कोई इशू नहीं है, पर हम उतना ही करेंगे जितना। अब जैसे मान लीजिए आज का ये नोट्स आप मुझे प्रोवाइड हाँ करवा दीजिएगा, और ये ठीक मैं नोट्स उनको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, ठीक ठीक ये कम से कम तो 3 से 4 पेज का नोट्स बन जाएगा, तो पढ़ने के लिए इनके लिए भी इजी हो जाएगा, है ना। ठीक हाँ ठीक, हो गया, आप रिपीट कीजिए प्लीज। ठीक। तो सबसे पहले हम सबसे पहले हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग हमारे बॉडी के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। हमारा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसमें 11 सिस्टम है, जिसमें से 9 मेन सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, और जो लास्ट 2 सिस्टम है वो है हमारा
लिम्फेटिक सिस्टम और इंडमेंटरी सिस्टम, जिसमें जो हमारा स्किन, हेयर और नेल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग ये पढ़े कि कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है मैकेनिकल टीथ के हेल्प से, बायोकेमिकल एंजाइम के हेल्प से। और जो हम लोग फूड इंटेक करते हैं वो कुछ फूड कंपोनेंट के रूप में होगा, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स में होगा। और जो हमारे फूड कंपोनेंट्स हैं वो दो टाइप से हमारे बॉडी में जाता है, मतलब एक डाइजेस्ट होता है और एक एब्जॉर्ब होता है। तो जो डाइजेस्ट होता है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स में होता है, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स में होता है, और जो सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है एंजाइम के हेल्प से। और सेकेंड जो नॉन डाइजेस्टेबल होता है, मतलब जो डाइजेस्ट नहीं, डायरेक्ट जाकर के एब्जॉर्ब करता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में होता है, वो क्या क्या है, वो है विटामिन, मिनरल्स। और फिर हम लोग उसके बाद पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल जो वो हमारे माउथ से स्टार्ट होकर एनएस में खत्म होता है, और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो अदर उससे जुड़ा हुआ रहता है, जो है सेलिवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर। और इधर जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में है वो है माउथ, ईसोफेगस जिसको फूड पाइप कहते हैं, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, लास्ट में इनर। उसके बाद हम आज पढ़े थे आज मैं पढ़े थे सैलिवरी ग्लैंड जिसमें 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, और ये सलावा इसमें प्रेजेंट होता है, और ये हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। और इसमें दो एंजाइम प्रेजेंट होता है, एमाइलेज और लाइसोजाइम। एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का 30% डाइजेशन करता है, और जो लाइसोजाइम है वो बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट हमारे मुंह में लड़ता है। और जो सैलिवरी ग्लैंड है उसके पार्ट में डिवाइड है, पैरेटोइड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर। पैरेटोइड जो है वो हमारे टिक्स में प्रेजेंट होता है, और जो सब लिंगुअल है वो हमारे टंग में प्रेजेंट होता है। और जो हमारा जो तीसरा है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। सब मैक्सिलरी मतलब हमारे अपर जॉ में प्रेजेंट, और जो सब मैंडिबुलर वो हमारे लोअर जॉ में प्रेजेंट होता है। तो ये तीनों पार्ट्स मिलकर सैलिवरी ग्लैंड बनता है, और जो स्लाइवा प्रोड्यूस करता है। बस आज हम लोग इतना ही पढ़े थे। फिर नेक्स्ट हम लोग ईसोफेगस स्टार्ट करेंगे और माउथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। थैंक यू शुभम। तो चलिए इसी के साथ जो अच्छा शुभम, इसका जो नोट्स हैं वो प्लीज मुझे प्रोवाइड करवा दीजिएगा आज। ओके ठीक है, आज रात तक आज का जो नोट्स है वो मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद फिर जो रेस्ट पिछले 2-3 लेक्चर है वो सैटरडे को मैं दे दूंगा। कोई इशू नहीं है, अभी आप जो आज वाला है उसको कीजिएगा पहले। ठीक ठीक। ओके थैंक यू। थैंक यू। तो चलिए इसी के साथ जो हमारा पूरा जो कार्यक्रम होता है वो लेक्चर का जो कार्यक्रम होता है वो पूरा हो चुका है। हमने गेस्ट लेक्चर से जो एमनोरिया के रिगार्डिंग पे डिस्कस किया, फिर डेल्यूशन सॉरी हमने आज स्केलेटल एंड मस्कुलर बेस्ड डिजीजेस के ऊपर डिस्कस किया, उसके फर्स्ट एड फॉर्मूला के रिगार्डिंग डिस्कस किया। फिर उसके बाद डेल्यूशन में हमने D6 को क्यों अज्यूम करते हैं, कैसे अज्यूम करना चाहिए, D6 के क्या रहता है D6 के लिए, उसको डिस्कस किया। फिर हमने डोजेस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किया। इस तरह से हम सारी चीज़ों को कंक्लूड करते हुए लास्ट में हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आज हमारा जो बेसिक, हमने पहले लिवर को इसलिए हमने थोड़ा सा किया था कि एक सारों को सुनने वालों को एक इंटरेस्ट हो जाए, उनको मालूम पड़ जाए कि वो किस तरह की चीज़ें सुनने वाले हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए अब हम आगे जब चलेंगे तो फुल होल बॉडी एनाटॉमी फिजियोलॉजी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी के साथ हम अपना जो आज का जो सेशन है वो हम ख़त्म करेंगे, और जो नेक्स्ट सेशन रहेगा, कल का जो सेशन रहेगा उसको आपको मालूम है 3 बजे जुड़ना है, और उसको एज इट इज़ आप जुड़ेंगे, और हम अपने डेली की इस कार्यवाही को ऐसे ही जारी रखेंगे। किसी का कोई मन का भाव हो या कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर हम सेशन को क्लोज कर देंगे। हमेशा पेशेंट के डिस्कशन के दौरान पे अपने
सारी क्वेरीज को, पेशेंट की सारी क्वेरीज को लें, उसकी सारी जानकारी को लें, ताकि पेशेंट जब नेक्स्ट टाइम आपके पास आता है तो आपको उससे डिस्कस करने में कोई मुश्किल ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जब वो आए तो आपको वो कोई नई जानकारी देकर जाए, है ना। क्योंकि ऐसा भी कई बार होता है कि पेशेंट पहली बार आता है, वो कुछ बताता है, उसके ऊपर हम बिना कुछ ज़्यादा डिस्कस किए हम उसको दवाई दे देते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम आके पेशेंट बोलता है वैसे तो ये सब कुछ ठीक है, पर मुझे ये दिक्कत भी है साथ में। तो जब वो चीज़ें फिर होती हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है ना। इसलिए उसकी सारी जानकारी लेना आपका फर्ज बनता है, और कैसे लेना है उसके रिगार्डिंग आपको सबको मालूम है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है। दोनों सर ये रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा भेज दीजिएगा। जी जी सर, ये उसमें यूट्यूब पे ऑनलाइन डाल दी गई है सारी, ये भी डाल दी जाएगी सर। राइट सर, थैंक यू सर। थैंक यू। तो मीन्स के नो क्वेश्चन, तो चलिए फिर हम अपना आज का सेशन है वो क्लोज करेंगे। हेलो जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर आपको एक व्हाट्सअप हम किए थे सर, एलर्जी संबंधित अल्ट्रासाउंड सारा जांच रिपोर्ट टोटल किए थे। उसको थोड़ा सा देख के हमको बताइएगा क्या क्या दवाई उसमें दें। कोई भी चीज खाने से उसको एलर्जी हो जाता है। सर एक सेकंड रुकिए, मुझे एक बार ना दोबारा मैसेज, हाई का मैसेज लिख के भेजिएगा। ओके। ठीक। और कोई इशू नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी बता दूं, उसमें आपको इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम का देना है। ऑटो इम्यून डिजीज अगर आपको लगता है तो आईबीएस का ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है। तो हम अपने हेलो आज के सर जी। सेशन। जी सर। हेलो सर जी। जी जी सर। हमने वो कल मैसेज दिया था उसका सर मैंने कुछ आपको उसका रिप्लाई जानकारी नहीं किया मिली अभी। नहीं, रिप्लाई नहीं दिया है। एक मिनट रुकिए, नहीं सर मैंने शायद से ना आपको, ओके, एक तो इशू हो गया ऐसा। अच्छा, जो सेकंड आपने भेजा मुझे ना, ठीक है, मैं इसका एक बार आपको करवा देता हूँ सर। चलेगा, ओके सर। सनम सर। जी सर। सनम सर। जी सर बोलिए। मैं डॉक्टर बाबुल महाराष्ट्र मालेगांव से बोल रहा हूँ। सर अभी एक नया क्लिनिक की शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं जी अपने ईएच का जी जी पूरा। तो क्लिनिक के अंदर जो कुछ बैनर वगैरह लगते हैं अपने इलेक्ट्रोपैथी के बारे में, जो जानकारी वगैरह जो है जी, वो हिंदी या मराठी में पॉसिबल हो तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हिंदी में तो मिल जाएगा आपको, मराठी में आप उसको करवा लीजिएगा। जी मैं ट्रांसलेट करवा लूंगा मैं। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको जी भिजवा मैं देता हूँ। आपको व्हाट्सएप पे मैं एक कॉल भी कर दूंगा। जी जी। तो क्लिनिक के अंदर क्या क्या जरूरी है वो मुझे दे दीजिए। जी सर। जी जी ओके, थैंक यू। ओके, मीटिंग को क्लोज करने जा रहे हैं हम। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो जो पर्सन अपना नाम वेबसाइट पे मेंशन करवाना चाहता है एज अ डॉक्टर लिस्ट के अंदर, प्लीज़ अपने जो डिटेल है वो मुझे व्हाट्सएप करें ताकि उनको हम करें। हाँ, उसमें जो फर्स्ट जो नेम एंटरिंग होगी वो सिर्फ उन्हीं की होगी जो रविसन यूज़र हैं और अच्छा एक इलेक्ट्रोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज की सेशन को हम विराम देंगे। जय इलेक्ट्रोपैथी, जय मैटी।